देखो बेटा, ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। तो कह रहा है कि मैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो आप पढ़ लो, मैं बता देता हूं इसमें क्या लिखा है डायग्राम के हिसाब से। तो कह रहा है कि एक ये सर्किट है, इसमें ईएमएफ ई की बैटरी लगी हुई है और यहाँ पे रियोस्टेट लगा हुआ है। रियोस्टेट सर्किट में रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देता है, ठीक। अब कैसे करता है बताता हूं। तो कह रहा है रियोस्टेट की जो लेंथ है, देखो ये लेंथ एल है और इसमें पूरा रेजिस्टेंस आर है, कैपिटल आर ये लिखा हुआ है, ठीक। तो इतनी लेंथ में रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। अब पहले इसका मतलब समझो। मान लो अभी मैंने देखो इसको यहां पे कनेक्ट किया हुआ है, ये स्लाइडिंग वायर है, ये स्लाइड कर सकता है, इस रियोस्टेट पे स्लाइड कर सकता है, ठीक। तो स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट है। तो आप देख सकते हैं सर्किट में इतना रेजिस्टेंस लगा हुआ है, अभी ये वाला है ना, स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट के राइट वाला पार्ट सर्किट में अवेलेबल है। ये वाला रेजिस्टेंस तो बेकार है इतना, क्यों? क्योंकि ये लटका हुआ रेजिस्टेंस, ये ओपन सर्किट में है, यहां अगर करंट जाएगी तो फिर वापस कैसे आएगी, है ना। तो यहां पे रेजिस्टेंस, ये सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं है, इतना रेजिस्टेंस है सर्किट में। अगर मैं इस कॉन्टेक्ट को यहां पे कर दूं, इस कॉन्टेक्ट को इस राइट एंड पे कर दूं, तो सर्किट में रेजिस्टेंस पूरा जीरो हो जाएगा, पूरा रेजिस्टेंस ये लटक जाएगा। और अगर इसको कॉन्टेक्ट को यहां कर दूं तो सर्किट में पूरा रेजिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर? तो ये ध्यान रखना, ये रियोस्टेट हो गया। अब देखो यहां से मैंने क्या किया, एक लूप कनेक्ट किया, उसने बोला एक लूप कनेक्ट कर दिया। देखो ये लूप ऐसे गया और फिर यहां से ऐसे आ गया, तो सर्किट में ये लूप भी सर्किट के बीच में है और इस लूप का रेजिस्टेंस है आर, स्मॉल आर, और रेडियस है स्मॉल ए। क्लियर? अब ये लूप ऐसे रखा हुआ है, देखो ऐसे। क्लियर? अब इसी लूप के, इस लूप की एक्सिस कहां होगी, तो ये एक्सिस है, तो एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे मैंने एक छोटा सा लूप रख दिया। बोला है उसने स्मॉल लूप, ये बहुत छोटा है। और कैसा रखा हुआ, देखो जैसा ये रखा हुआ है वैसे ही बिल्कुल ये भी रखा हुआ है, सेम प्लेन में, प्लेन सेम है। और इसकी दोनों की एक्सिस भी देखो सेम हो जाएगी, ये और ये दोनों की एक्सिस सेम है। क्लियर? तो इसका रेजिस्टेंस है आर डैश, इसका रेजिस्टेंस आर डैश और इसका रेडियस है ए डैश। क्लियर? अब वो कह रहा है कि इस कॉन्टेक्ट को हम यहां ऐसे स्लाइड कर रहे हैं राइट की तरफ, कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। क्लियर? तो कह रहा है कि देखो अब रेजिस्टेंस यहां चलेगा, मतलब ये कॉन्टेक्ट चलता रहेगा, तो यहां ये रेजिस्टेंस जो है सर्किट में, इस सर्किट में जो ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जब ये आगे बढ़ेगा तो ये रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, है ना। यहां पे देखो ये कॉन्टेक्ट यहां जाएगा तो इतना रेजिस्टेंस बचेगा, फिर और कम बचेगा और कम बचेगा, है ना। मतलब इस सर्किट में रेजिस्टेंस जो है वो वेरिएबल हो रहा है, इसके मूव करने की वजह से वेरी कर रहा है, चेंजिंग रेजिस्टेंस है। तो फिर सर्किट में देखो यहां से जो करंट फ्लो होगी आई, यहां से ऐसे जाएगी आई, है ना, इस लूप में, ऐसे लूप में होती हुई यहां से, और ये ऐसे वापस आ जाएगी आई, और यहां से ये होती हुई यहां आ जाएगी। क्लियर? तो करंट जब वेरिएबल है, वो रेजिस्टेंस जब यहां वेरिएबल है सर्किट में, तो करंट भी वेरिएबल होगा। तो फिर अगर करंट इसकी वेरिएबल है तो इस लूप में भी करंट वेरिएबल होगी, इस लूप में यही करंट तो फ्लो होगी, तो इस लूप में करंट वेरिएबल होगी। अब देखो इस लूप में अगर करंट वेरिएबल है तो इस लूप के एक्सिस पे, देखो ये एक्स डिस्टेंस पे, एक्सिस पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे इस बड़े वाले लूप की वजह से जो फील्ड आएगा वो भी वेरिएबल होगा। अब फील्ड की डायरेक्शन देखो, ये करंट देखो इसमें ऐसे जारी करेंगे, ऐसे, तो यहां पे फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालोगे, फिंगर्स को कर्ल कर दो करंट की डायरेक्शन में, ये कर दिया तो थंब यहां देखो ऊपर जा रहा है, मतलब यहां पे जो फील्ड होगी बी, इस लूप की वजह से यहां इस पे जो फील्ड होगी बी वो वेरिएबल होगी। तो अब इस लूप से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो कितना होगा, बी इंटू इसका एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर, और कॉस थीटा, थीटा जीरो हो जाएगा, क्योंकि देखो ये लूप है छोटा वाला, इसका एरिया वेक्टर ये होगा, और इसकी वजह से यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड आई वो भी ऐसी है, तो थीटा जीरो हो गया। क्लियर? तो थीटा जीरो, तो यहां पे फ्लक्स जो होगा इस छोटे लूप से पास होने वाला फाई बराबर, इसकी वजह से यहां पे फील्ड बी इंटू एरिया पाई आर, पाई ए डैश स्क्वायर, ये फ्लक्स होगा। अब सिंस यहां करंट वेरिएबल है तो इस लूप की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड, आपको याद होगा फॉर्मूला, लूप की वजह से एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 2 आई इंटू आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो जब करंट यहां वेरिएबल है तो इसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड बी भी वेरिएबल होगा, तो फिर इस छोटे लूप से पास होने वाला फ्लक्स भी वेरिएबल होगा। और अगर इस छोटे लूप से पास होने वाला फ्लक्स वेरिएबल है तो इस छोटे लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, है ना, ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो वो कितना होगा कह रहा है ये बता दो।
तो कब बताना है, तो हमें टी टाइम पे बताना है जनरल। एक्चुअली में इसमें बताया है द कॉन्टैक्ट बिगिंस टू स्लाइड, मतलब पहले एक्चुअली में ये वाला कॉन्टैक्ट यहां था, पहले ये वाला कॉन्टैक्ट यहां बिल्कुल लेफ्ट एंड पे था और इसने चलना शुरू किया। जैसे चलना शुरू किया v वेलोसिटी से, तभी बताओ इसमें कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा होगा। और सेकंड केस में कह रहा है इट हैज स्लाइड थ्रू हाफ ऑफ द लेंथ, मतलब ये मिड पॉइंट तक स्लाइड कर चुका है, यहां से स्लाइड करते करते मिड पॉइंट तक आ गया, तब बताओ इसमें कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। तो हम इसके लिए जनरल एक्सप्रेशन निकालते हैं, ठीक है, टी टाइम पे। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले तो ये छोटा वाला लूप मैंने यहां बना दिया, और ये देखो x डिस्टेंस है, यहां पे ये बड़ा लूप है, ठीक, और बड़ा लूप यहां देखो ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे, क्लियर। और मैंने माना, क्या माना मैंने, देखो ये ईएमएफ ई की बैटरी हो गई। क्वेश्चन आसान है लेकिन बस प्रोसेस पता होना चाहिए आपको। तो यहां से करंट आई आ रही है और मैंने माना कि ये टी, यहां से स्टार्ट किया इसने चलना और ये टी टाइम तक चल चुका, मतलब ये डिस्टेंस कितनी होगी, अब इसकी स्पीड तो कांस्टेंट है v, तो ये डिस्टेंस होगी vt, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम, तो ये vt हो गया। तो फिर ये कितना बचा, ये जो सर्किट में तो ये वाले लेंथ का रेजिस्टेंस अप्लाई होगा ना, देखो ये है रेजिस्टेंस सर्किट में, ये तो बाहर है, तो ये बचेगा L माइनस Vt। अब मुझे इसका रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, तो मैं इसका रेजिस्टेंस मान रहा हूं R, क्या मान रहा हूं, कैपिटल R। तो रियोस्टेट का वो रेजिस्टेंस जो सर्किट में इंट्रोड्यूस्ड है टी टाइम पर, तो इसको मैंने R माना है, तो देखो R में कैसे लिखूं। अब सबसे पहले तो इसमें दिया क्या था, कह रहा था L लेंथ का रेजिस्टेंस R है, तो यहां लिख देते हैं L लेंथ का रेजिस्टेंस R है, तो फिर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होगा, ये हो जाएगा R बाई L। तो फिर L माइनस Vt का कितना हो जाएगा, L माइनस Vt का हो जाएगा R बाई L इंटू L माइनस Vt, और इस रेजिस्टेंस को मान ले रहा हूं मैं कैपिटल R डैश। तो यहां तो कैपिटल R डैश हो गया, और इस लूप का कितना है वो लिखा है, देखो ये लिखा है स्मॉल r रेजिस्टेंस है। तो टोटल रेजिस्टेंस देखो सर्किट में, ये तो एक तो ये स्मॉल r और एक ये कैपिटल R डैश, तो करंट कितनी होगी, तो t टाइम पे करंट I बराबर, एट टाइम t, ध्यान रखना I बराबर हो जाएगा E अपॉन इसका लूप का रेजिस्टेंस स्मॉल r और प्लस ये वेरिएबल रेजिस्टेंस कितना है R डैश, जो कि मैंने निकाला है अभी R अपॉन L इंटू L माइनस Vt, तो R अपॉन L इंटू L माइनस Vt, ये हो गई सर्किट में करंट। तो फिर अब इस लूप में भी यही करंट फ्लो हो रही है, तो फिर इसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड एट मैग्नेटिक फील्ड ऑन स्मॉलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड ऑन स्मॉलर लूप, तो यहां लिख रहा हूं मैं, थोड़ा सा जगह कम है, आप देखते जाना, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बिगर लूप, ड्यू टू बिगर लूप एट स्मॉलर लूप। अब एट स्मॉलर लूप, इसका मतलब अब स्मॉलर लूप के सेंटर में निकाल लेते हैं, तो वही इसके पूरे एरिया में हो जाएगा, क्योंकि इसकी रेडियस बहुत कम है, बहुत छोटा लूप है, क्लियर। तो एट स्मॉलर लूप ये हो जाएगा B बराबर म्यू नॉट I म्यू नॉट इंटू करंट इंटू रेडियस का स्क्वायर, तो इसकी रेडियस कितनी थी A, तो A स्क्वायर अपॉन पाई, पाई नहीं होता इसमें सॉरी, और R स्क्वायर प्लस मतलब A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, ये हो जाएगा यहां मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर। कैसा होगा, ऐसा, ये हो गया B, और इसका एरिया कितना है A बराबर, तो इसका एरिया है A बराबर पाई A डैश स्क्वायर। तो फिर फ्लक्स निकालो, तो यहां लिख देते हैं, सिंपल सी बात है, तो फ्लक्स थ्रू स्मॉलर लूप एट टाइम t, तो ये हो जाएगा फाई बराबर बी ए, है ना। अब b की वैल्यू ये लिखी है म्यू नॉट I A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू एरिया, तो छोटे वाले लूप का एरिया, क्योंकि उससे फ्लक्स निकालना है, ये हो जाएगा पाई A डैश स्क्वायर, क्लियर। अब थोड़ा सा ध्यान दो, इसको मैं लिख देता हूं फाई बराबर म्यू नॉट A स्क्वायर, अच्छा I को भी लिख देते हैं, ठीक, तो म्यू नॉट
आई की वैल्यू कहाँ गई, आई कहाँ गया, हाँ तो आई निकाला कहाँ है अभी, तो आई की वैल्यू हो जाएगी करंट आई बराबर हो जाएगा, हमें सबको पता है ई अपॉन आर प्लस ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, लिखा तो नहीं है ना आगे, ये लिखा तो है यार, लिख चुके हैं, ये लिखा है ई, ठीक, तो इसको रख दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट ए स्क्वायर पाई, देखना म्यू नॉट ए स्क्वायर पाई ए डैश स्क्वायर, तो म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर ए डैश स्क्वायर ए स्क्वायर ए डैश स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू आई बचा, तो आई की वैल्यू देखो लिखा है ई अपॉन आर प्लस आर बाई एल इंटू एल माइनस बी टी, क्लियर, ये हो गया 5। अब इसमें देखो ये सब कुछ वेरिएबल है, देखो म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर ए डैश स्क्वायर ईएमएफ ई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट है, एक्स थोड़ी ना वेरिएबल है, एक्स भी तो कांस्टेंट ही है, वेरिएबल क्या है सिर्फ टी, मतलब ये वाला टर्म पूरा जो है वो वेरिएबल है, तो इसको मैं के मान लेता हूं, रिमेनिंग को पूरा कांस्टेंट मान लेते हैं के, तो कुल मिला के 5 बराबर हो जाएगा, मैं यहां लिख रहा हूं इसको, 5 बराबर हो जाएगा के, पूरा के हो गया अपॉन में आर प्लस आर बाई एल इंटू एल माइनस बी टी, ये आ जाएगा 5। अब हमें निकालना क्या था, इससे इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इससे इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने में क्या दिक्कत है, इंड्यूस्ड ईएमएफ को देखो मैं क्या मान सकता हूं, ई मान रहा हूं, इंड्यूस्ड ईएमएफ को स्मॉल, क्योंकि ईएमएफ ये बैटरी का ईएमएफ ई दिया है ना, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ को ई नहीं मान रहे, स्मॉल ही मान रहे, तो क्या होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी, खत्म, तो ई बराबर माइनस डी फाइव बाई डी टी, फाइव की वैल्यू ये है, इसमें के बाहर आ जाएगा, तो के बाहर आ जाएगा तो डी बाई डी टी, और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 अपॉन आर प्लस आर बाई एल इंटू एल माइनस बी टी, दिख रहा है ये क्या लिखा है, ये लिख दिया हमने। अब इसको डिफरेंशिएशन करना है, तो कितना सिंपल है यार, 1 अपॉन ये पूरा x है, इसको पूरे को x मान लो, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो। अब देखो मैं ये क्वेश्चन मिटा रहा हूं, आप लोग समझ रहे होंगे क्वेश्चन, क्लियर। देखो बेटा, अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, ठीक, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई बराबर हो जाएगा माइनस के, और इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे आप, दिखाई दे रहा है बिल्कुल क्लियरली पूरा, बिल्कुल, तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1 अपॉन ये पूरा टी मान लो, तो 1 अपॉन टी, मतलब टी की, इसको ऊपर लिख दो तो टी की पावर -1 हो जाएगा, ठीक, और फिर उसका डिफरेंशिएशन करो टी की पावर -1 का, इसकी पावर -1 का, तो -1 आगे, और पावर में -1, तो -1 -2 हो जाएगा, ठीक, मतलब कि ये हो जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, और ये ऊपर -2 पावर आएगा, तो नीचे स्क्वायर कर दो इसका, तो नीचे हो जाएगा r प्लस आर बाई एल इंटू एल माइनस बी टी का होल स्क्वायर इंटू, अब जिसको आपने t माना था उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो r का तो 0 हो जाएगा, और यहां अंदर देखो आर स्क्वायर बाई एल, ये कांस्टेंट है, तो आर स्क्वायर बाई एल ये तो कांस्टेंट है, सॉरी आर बचेगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, देखो आर बाई एल का मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर आर बचेगा, और उसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा, तो 0 माइनस, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो आर वी अपॉन एल, तो आर वी अपॉन एल इतना तो बाहर आ जाएगा, और इंटू टी बचेगा, टी का हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा, ठीक, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई बराबर हो जाएगा, ये माइनस को इधर ले आओ, तो माइनस आर वी के भी है, तो के आर वी अपॉन एल, और ब्रैकेट में आर प्लस आर बाई एल माइनस वी इंटू टी पूरे का होल स्क्वायर, ये हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया।
इस छोटे वाले लूप में t टाइम पर। अब वो देखो क्या पूछ रहा था, इंड्यूस्ड ईएमएफ बताओ इसमें जब ये स्टार्ट करता है चलना, मतलब टाइम बराबर 0, तो देखो इसमें t बराबर 0, तो ये पूरा टर्म ये वाला 0 हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा आंसर। फिर वो कह रहा है जब आधा चल दे, आधा चला गया, आधा चला गया मतलब t की वैल्यू आधा चलना है, तो आधे चलने में कितना टाइम लगेगा, तो आधा डिस्टेंस कितनी है l/2, तो समय इक्वल समय बराबर दूरी अपॉन चाल, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो l/2 और अपॉन v, तो t की जगह पे l/2 भी डाल दो इसमें, तो तुम्हारा जब ये आधा डिस्टेंस चल चुका होगा तब ईएमएफ आ जाएगा छोटे वाले लूप में। तो आई होप ये क्वेश्चन सभी लोग बिल्कुल क्लियरली समझ गए होंगे। देखिए अब हम अगले टॉपिक में चल रहे हैं और ये लास्ट टॉपिक है हमारा, ईएमआई का लास्ट टॉपिक हम लोग सीखने जा रहे हैं। हम लोगों ने म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन सब पढ़ लिया है, ठीक। और ये लास्ट टॉपिक है हमारा। एक्चुअली में ज्यादातर क्वेश्चंस जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसी से आते हैं, 95% क्वेश्चन उसी से आते हैं, इससे 2-5% क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो अभी 1 घंटे में ये खत्म हो जाएगा, तो देखते हैं इसको क्या है ये। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी तक तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज एट रेस्ट से प्रोड्यूस होता था, है ना, लेकिन और वो कंजर्वेटिव होता था, याद करो वो कंजर्वेटिव होता था, ठीक। और ये हम पढ़ रहे हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अब ये प्रोड्यूस किससे होता है, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बाय, ऐसा लिखे तो ज्यादा अच्छा है, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर कहीं पे भी किसी भी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है और वो वेरी कर रहा है, मतलब टाइम के साथ बदल रहा है, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर या और चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है जो पहले पढ़ चुके हैं अपन लोग, ये अलग है। ये नॉन कंजर्वेटिव होता है, ये वो वाला कंजर्वेटिव था, है ना, एक लूप में वर्क डन 0 होता था इसमें, लेकिन इसमें नहीं होता है ऐसा, ठीक। इसमें ये नॉन, पहले ध्यान सुन लो, ये नॉन कंजर्वेटिव होता है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में याद करो हम बोलते थे किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल, यहां पर किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल डिफाइन ही नहीं होता। कैसे नहीं होगा वो हम सब सीखेंगे। ईएमएफ डिफाइन कर सकते हैं यहां पे, पोटेंशियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। क्यों, ऐसा क्यों है और ये नॉन कंजर्वेटिव क्यों है, ये सब हम लोग सीखेंगे अभी। तो देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं जो हम अभी पढ़ चुके हैं वही। मैंने क्या किया, बहुत ध्यान से सुनना है, मैंने माना ये एक लूप है, ये एक लूप है, कंडक्टिंग लूप है, और इसमें यहां मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। यहां पर क्या है, पूरे में मैग्नेटिक फील्ड है, कहां, अंदर की तरफ है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, यहां सब जगह है, ओके। अब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, ठीक, तो हम सीख चुके हैं अभी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ आता था इसमें। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं फैराडेज लॉ, E बराबर माइनस डी फाई बाय डी टी बराबर माइनस डी फाई की जगह बी इंटू ए अपॉन डी टी, जहां ए क्या है इस लूप का, ये पूरा अंदर का एरिया, तो E बराबर हो गया, एरिया तो कांस्टेंट है, तो माइनस ए को कर लो बाहर, और ये देखो डीवी बाय dt। तो यहां पर मैंने जो फील्ड लिया है वो वेरिएबल है, देखो हर यहां 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 हर जगह सेम है, लेकिन हर जगह सेम रहेगा, लेकिन टाइम के साथ वो जो हर जगह फील्ड है वो वेरिएबल है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है ये, लेकिन वेरिएबल है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है। तो देखो ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर होगा तो dv बाई dt होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा कुछ, तो अगर ये है तो देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। इतनी बात तो क्लियर है, ठीक। इंड्यूस्ड ईएमएफ को मैं E ही लिखूंगा, अब मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ को E लिखूंगा, ठीक। चलो स्मॉल e लिख देंगे, ठीक। चलो अब देखो बेटा ध्यान से, या छोड़ो कैपिटल E ऐसे ही लिखते थे, ऐसे जैसे लिखते थे ईएमएफ को वैसे ही लिखते थे। अब समझो ध्यान से इसको, अब ऐसा यहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, यहां पे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे हुआ ये हमें सीखना है, ठीक। अब आप इसको थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। तो ये जो लूप है, कंडक्टिंग लूप है, ये जो कंडक्टिंग लूप है, इसमें थोड़ी सी विड्थ तो होगी ना,
तो मैं अब विड्थ भी, मटेरियल भी बना रहा हूं उसका। देखो ये बना देते हैं, बहुत कम है विड्थ लेकिन है तो बना दिया मैंने, मटेरियल बना दिया। यहां पे ये मटेरियल है, कंडक्टिंग मटेरियल हो गया। अब आप ये सोचो, अब बहुत ध्यान से सुनना, यहां पूरे में मैग्नेटिक फील्ड ये है अंदर की तरफ ऐसे, क्लियर? ये है, चलो अब बेटा यहां पे कंडक्टिंग मटेरियल, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब देखो ध्यान से, अच्छा एक बात और बताओ, अगर यहाँ पे ईएमएफ आ गया इतना, ये ईएमएफ आ गया, इसकी यहाँ पे ईएमएफ के बराबर बैटरी बना सकते हैं। चलो बनाते हैं बैटरी, कैसे बनेगी? तो पहले तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर है, और मान लेते हैं कि ये बढ़ रहा है, मतलब dV/dt पॉजिटिव है, B बढ़ रहा है टाइम के साथ, तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट कैसे फ्लो होगी? इंड्यूस्ड करंट फ्लक्स के चेंज होने का अपोज करती है। यहां पर फ्लक्स चेंज क्यों हो रहा है? अंदर एक जो फील्ड है उसके बढ़ने की वजह से, तो इंड्यूस्ड करंट ऐसे प्रोड्यूस होगी कि वो इस बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे। तो यहां देखो इसका फील्ड कहां आना चाहिए, बाहर की तरफ, इंड्यूस्ड करंट का फील्ड बाहर की तरफ, मतलब ऐसे करंट देखो ऐसे, तो फील्ड बाहर, तो यहां पे करंट ऐसे प्रोड्यूस होगी, आई इंड्यूस्ड, क्लियर? तो फिर पोलैरिटी कैसी बनेगी बैटरी की? ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और इसका ईएमएफ कितना होगा, ई बराबर ये लिखा हुआ है माइनस ए इंटू dV/dt, जहां ए क्या है, ये वाला एरिया, ओके ठीक। अब देखो ध्यान से, यहां पर मैंने पहला केस माना है, इसकी रेडियस में मान लेता हूं, इसकी रेडियस मैंने मान ली कैपिटल आर, इसकी रेडियस मैंने कैपिटल आर मान ली। अब देखो, तो यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि इसमें करंट फ्लो हो गई, देखो इसमें करंट फ्लो होने लगी, ये करंट फ्लो हो गई इसमें। अब हमें ये सीखना है कि ये करंट फ्लो कैसे हो गई, ठीक? समझना बहुत अच्छा टॉपिक है। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही, देखो ऐसे, मतलब यहां पे जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां भाग रहे होंगे, ऐसे चल रहे होंगे, देखो ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चल रहे होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन जब ऐसे चलेंगे तभी तो करंट ऐसे फ्लो होगी, इतनी बात तो क्लियर है, ओके। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स चलने कैसे लगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स चलने कैसे लगे? क्या ये मैग्नेटिक फोर्स की वजह से चल रहे हैं? और देखो सबका सेंस ऐसा ही है, करंट अगर ऐसे जा रही है तो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ड्रिफ्ट कर रहे होंगे, यार पता है, ड्रिफ्ट कर रहे होंगे इस तरफ। अच्छा तो देखते हैं कि इनके ड्रिफ्ट होने की वजह क्या है। क्या ये मैग्नेटिक फोर्स, यहां मैग्नेटिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रॉन चल भी रहे हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन चलते कैसे, अब मैं ये मिटा रहा हूं, अभी देखना ये मैं मिटा रहा हूं, ठीक? मतलब मैं ये अभी तो मैंने वो मोशन बनाया था फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जिनकी वजह से ये इंड्यूस्ड करंट आ रही है, लेकिन मुझे ये सीखना है, ये प्रूफ करना है कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चल कैसे सकते हैं, किस वजह से चल रहे हैं, तो देखते हैं। अच्छा ये देखो कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं पूरे मटेरियल में, और वो उल्टे सीधे भागते रहते हैं, है ना, और उल्टे सीधे भागते रहते हैं। मान लो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे भाग रहा है v वेलोसिटी से, तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड कहां है, अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, यहां पे पूरे में है मैग्नेटिक फील्ड, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी है इसके पास, तो v क्रॉस v, इस पे मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, q इंटू v क्रॉस v, वो लगेगा इस पे, सारे इलेक्ट्रॉन्स पे लगेगा, क्योंकि कुछ ऐसे भाग रहे होंगे, कोई ऐसा भाग रहा होगा, कोई यहां भाग रहा होगा, ऐसे उल्टे सीधे सब रैंडम भाग रहे होंगे, ठीक, ऐसा कुछ ऐसा। तो क्या मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, देखो रैंडम मोशन में, रैंडम मोशन है मतलब वेलोसिटी है और यहां मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, सब पे लगेगा q इंटू वी क्रॉस वी, लेकिन सब पे रैंडम जो फोर्स लगेगा q इंटू वी क्रॉस वी वो उल्टा सीधा लगेगा, कहीं किसी पे ऐसे लग रहा है, किसी पे ऐसे लग रहा है, किसी पे ऐसे लग रहा है ना। तो क्या तुम्हें लगता है कि इस रैंडम फोर्स की वजह से किसी भी क्रॉस सेक्शन से एक नेट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है? ऐसा हम बोल सकते हैं क्या कि एक सेकंड में यहां से 100 इलेक्ट्रॉन इस तरफ हर बार निकलेंगे? नहीं बोल सकते, क्योंकि ये रैंडम फोर्स है, उल्टा सीधा भाग रहा है, सब पे तो अलग अलग फोर्स लगेगा। अगर किसी इलेक्ट्रॉन पे ऐसा फोर्स लग रहा है तो हो सकता है यही किसी इलेक्ट्रॉन पे ऐसा भी फोर्स लग रहा हो, तो नेट चार्ज का ट्रांसफर तो क्रॉस सेक्शन से होगा ही नहीं, तो करंट फ्लो नहीं हो सकती। इसका मतलब मैंने एक बात तो कंफर्म कर ली कि अगर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है जो हमने ये प्रोड्यूस किया है,
उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लग रहा है, उस फोर्स की वजह से तो करंट फ्लो नहीं हो सकती, क्योंकि वो फोर्स ही रैंडम है सारे इलेक्ट्रॉन्स पे। इसका मतलब कंफर्म है कि यहां मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर नहीं हो रहा है क्रॉस सेक्शन से, हो ही नहीं सकता, रैंडम फोर्स है वो तो। किसी पे यहां लग रहा हो, किसी पे यहां, तो नेट तो जीरो ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन्स का नेट ट्रांसफर किसी क्रॉस सेक्शन से जीरो होगा। चलो भाई, इतनी बात तो ठीक है कि मैग्नेटिक फोर्स वजह नहीं है किसकी, करंट के फ्लो होने की। यहां पे जो इंड्यूस्ड करंट आई है, ये इंड्यूस्ड करंट आ रही है, उसकी वजह क्या नहीं है, उसकी वजह इलेक्ट्रॉन्स पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स तो नहीं है। तो फिर कौन सा फोर्स बचा? इलेक्ट्रॉन पे और कौन कौन से फोर्स लगते हैं? एक ही फोर्स बचा, इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। तो पक्का यहां पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं कुछ बना रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये सब एक कांस्टेंट स्पीड गेन कर रहे हैं, एक कांस्टेंट स्पीड गेन कर रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। और वो किसकी वजह से है? यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा। क्लियर? तो फिर दिमाग लगाओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स के अलावा कोई फोर्स नहीं लग सकता। अब ग्रेविटेशनल फोर्स मत सोचने लगना, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में चल रहे हैं? ऐसे ऐसे ऐसे। तो फिर पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो हो सकता है यहां पर ऐसी हो, मे बी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी हो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट यहां जरूर आएगा। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसी है तो इसका ये कंपोनेंट भी आएगा। तो क्या ये कंपोनेंट से मतलब है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर भाग जाएगा कंडक्टर से, तो चला जाएगा क्या इलेक्ट्रॉन कंडक्टर से बाहर? नहीं जा पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को चलाने में, कहां चलाने में? इस तरफ चलाने में। इलेक्ट्रॉन इस तरफ भाग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ भाग रहा है, तो फोर्स कहां लगता है इलेक्ट्रॉन पे? इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, तभी तो फोर्स ऐसे लगेगा उल्टा, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ऐसा है, ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? इस तरफ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? इस तरफ। क्यों इलेक्ट्रॉन इस तरफ क्यों जाएगा? क्योंकि हमने प्रूव कर लिया, फैराडे ने बताया था करंट ऐसे फ्लो होगी। तो करंट अगर ऐसे फ्लो होगी तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे, और इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे चलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा होगा। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा। क्लियर? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने तो ये वाला कंपोनेंट बोला, हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो, लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट हमें यूजफुल है, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, इसका एक कंपोनेंट यहां टेंजेंशियल आएगा और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर आएगा, तो इलेक्ट्रॉन तो टेंजेंशियल ही घूम रहा है ना, परपेंडिकुलर वाला तो बेकार है, तो हमें वो लेना ही नहीं है। समझ गए ना? तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट एक प्रोड्यूस हो रहा है? टेंजेंशियल कंपोनेंट, ठीक। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा हर जगह। अब एक बात मुझे ये बताओ, क्या यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह, हर पॉइंट पे अलग अलग होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि सारे पॉइंट सिमेट्रिक हैं। देखो ना, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर, इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैंने मान लिया कि सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर ये सर्कुलर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है और यूनिफॉर्म है हर जगह। तो इसका मतलब ये सर्कल का हर पॉइंट, सर्कल का जितना भी पॉइंट है, ये लूप के ऊपर जो भी पॉइंट है, वो सारे इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए सिमेट्रिक है। क्लियर? ओके। तो इसका मतलब यहां हर जगह हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा क्यों बनाया टेंजेंशियल? क्योंकि करंट ऐसी ही फ्लो हो रही है, और करंट अगर ऐसी ही फ्लो हो रही है तो इलेक्ट्रॉन उल्टे चल रहे होंगे। तो इलेक्ट्रॉन को उल्टा चलाने के लिए फील्ड मैंने ऐसे लगाया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फील्ड के ऑपोजिट ही चलता है। तो सीधी बात आप याद रखना कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही हो, उसी डायरेक्शन में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। क्लियर? चलो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा और ये सेम होगा सब जगह, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। अब थोड़ा सा फिर से ध्यान देते हैं, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, देखो मैं पूरा डिटेल में बना रहा हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। क्लियर? चलो बेटा, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, मुझे ये पता करना है, ठीक। तो पहले तो मैं यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखता हूं, ठीक। इंड्यूस्ड ईएमएफ।
अब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है कि पूरे लूप में, या डेफिनेशन फिर से सुन लो, इंड्यूस्ड ईएमएफ की डेफिनेशन में यहां लिखा इंड्यूस्ड ईएमएफ ई बराबर, अरे इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या, ईएमएफ की डेफिनेशन ही होती है क्या, याद करना, देख लेना करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पूरा डिटेल है उसकी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है क्या यार, पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दिस लूप, मतलब पूरे लूप में ईएमएफ, ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप याद करो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, किसी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या होता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टू मूव चार्ज q फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर और अपॉन चार्ज q, या ऐसे बोल दो वर्क डन टू मूव वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड टू मूव यूनिट चार्ज टू वन फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। अब हमें पूरे लूप में ईएमएफ चाहिए तो हम फिर से वही लिखेंगे, देखो डेफिनेशन, वर्क डन टू सर्कुलेट, वर्क डन टू सर्कुलेट चार्ज q थ्रू द लूप, थ्रू द लूप मतलब पूरा एक चक्कर, समझ गए ना, और अपॉन चार्ज q, ये q को घुमाया तो q से डिवाइड करो, क्योंकि ईएमएफ की डेफिनेशन होती है वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज थ्रू आउट द लूप, ठीक। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ईएमएफ बराबर, बेटा बहुत ध्यान सुनना, ईएमएफ को मैं ऐसे लिख रहा हूं, ईएमएफ को ऐसे लिखूंगा और इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिखूंगा, ये ध्यान रखना, या आप चाहो तो ईएमएफ को ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक, आपकी मर्जी है जैसे लिखना हो, तो मैं तो ऐसे लिख रहा हूं, ठीक। अब देखो, तो E बराबर वर्क डन टू सर्कुलेट q चार्ज थ्रू आउट द लूप। अब यार एक बात बताओ, इसमें जो वर्क यहां से मान लेते हैं, यहां पे देखते हैं, ठीक, तो ये मैं इसको मिटा रहा हूं, देखना यहां पे आप, ये चार्ज है q मान लेते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, यहां है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में dr डिस्टेंस कवर करा, dr करा दो इसको, dr डिस्टेंस, ये कितना है dr, तो पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं या नेगेटिव चार्ज ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको पता है। तो पॉजिटिव चार्ज डेफिनेशन होती है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज को मूव कराना होता है ना, तो पॉजिटिव चार्ज को हम अगर यहां से dr डिस्टेंस मूव कराना तो कितना वर्क होगा। अब पहले तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट यहां भी होता, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट यहां भी आता, तो q को तुम्हें मूव कराना है ऐसे, है ना, और अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट यहां है पूरा, तो मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और ये वाला कंपोनेंट है Ex और ये कंपोनेंट है Ey। अब तुम्हें चार्ज q को यहां मूव कराना है, तो Ex की वजह से फोर्स लगेगा ऐसा टेंजेंशियल, हमें मूव भी टेंजेंशियल कराना है, और इस पे फोर्स जो लगेगा वो इसी तरफ लगेगा Ex, और Ey की वजह से लगेगा ऐसा, लेकिन हम मूव तो ऐसे करा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, और ये वाला Ey की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो ऐसा है, तो इसका तो वर्क होगा नहीं, Ey की वजह से जो फोर्स लगेगा, किसकी वजह से लगेगा, Ex की वजह से जो फोर्स लगेगा उसका वर्क होगा, Ey का वर्क ही नहीं होगा। मतलब यहां हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो, लेकिन हमें उस इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल वाला कंपोनेंट चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से वर्क होगा, इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से तो वर्क ही नहीं होगा, क्योंकि फोर्स तो यहां लगेगा और डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, ठीक। तो इसलिए मैंने वो वाला कंपोनेंट ही नहीं लिया, मैंने सीधा E मान लिया टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ठीक, क्लियर। तो E बराबर क्या हो जाएगा, आप देखो छोटा सा वर्क, टोटल वर्क चाहिए तो छोटा सा वर्क होगा E डॉट dr, ठीक, E डॉट dr या E डॉट dl भी बोल सकते हो, E डॉट dl बोल रहा हूं मैं, चलो E डॉट dl, ये dl है, ठीक। तो E डॉट dl, और ये तो हो गया स्मॉल वर्क, अब टोटल वर्क के लिए इंटीग्रेशन करो, और अपॉन q, सॉरी f डॉट dl वर्क है ना, अब f को लिख दो q इंटू e, तो q आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन E डॉट dl और अपॉन q, तो देखो q से q खत्म हो गया, वही यूनिट चार्ज का वर्क आ गया, यूनिट चार्ज पर वर्क आ गया, तो ये आ गया इंटीग्रेशन E डॉट dl। अब आप देख सकते हैं कि ईएमएफ का फॉर्मूला होता है E बराबर इंटीग्रेशन E डॉट dl। अच्छा, और ईएमएफ का ये फॉर्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन फैराडेज लॉ से, फैराडेज लॉ, ठीक, और ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन ईएमएफ की डेफिनेशन से, बेसिक। तो ये दोनों तो बराबर होने चाहिए फिर, है ना,
तो ये दोनों बराबर हैं, तो फर्स्ट बराबर सेकंड कर दो बराबर। तो देखो ईएमएफ बराबर हो जाएगा, अब ये माइनस माइनस से मतलब नहीं है, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, क्लियर। तो मैं मैग्नीट्यूड को बराबर कर रहा हूं, तो ईएमएफ ई बराबर हो जाएगा, देखना ए फर्स्ट बराबर सेकंड, मैग्नीट्यूड कर रहा हूं, देखना ध्यान से। तो ये ई इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल बराबर क्या आ जाएगा, ई डॉट डीएल बराबर माइनस ए इंटू डीवी बाई डी टी, ठीक। तो इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल, देखो इंटीग्रेशन ई डीएल कॉस जीरो, क्योंकि ई और डीएल हमें ई लेना ही वही है जो टेंजेंशियल है, ठीक। तो ई और डीएल हमेशा जीरो एंगल बनाएंगे हर जगह, चाहे जहां कर लो। तो कॉस जीरो बराबर माइनस ए, अब माइनस नहीं लेना है, मैंने बोला था मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो ए इंटू डीवी बाय dt। अब इसका e आ जाएगा बाहर, और इंटीग्रेशन dl, ये dl है तो इंटीग्रेशन dl पूरे रूप का हो जाएगा 2 पाई l, तो e इंटू 2 पाई l, ठीक, बराबर सॉरी 2 पाई, इसकी रेडियस r मानी थी मैंने यार, तो dl का इंटीग्रेशन टोटल लेंथ 2 पाई r, तो e इंटू 2 पाई r बराबर a की वैल्यू पाई r स्क्वायर। अब ये कब है, ए कौन सा है, पहले बताओ इसमें ए कौन सा होता है, इसका वो एरिया होता है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि उतना ही एरिया, अगर मान लो यहां मैग्नेटिक फील्ड इतने एरिया में होती स्मॉल आर में, तो तुम ये वाला एरिया भी लिख देते क्या, नहीं लिख सकते, सिर्फ इतना एरिया लिखते हो। फाई क्या होता है, बी इंटू वो एरिया जिसमें फील्ड है, तो ये वाला एरिया आता, ठीक। तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी तो पूरे में है एरिया में, ठीक। तो e इंटू 2 पाई आर बराबर पाई आर स्क्वायर इंटू dv बाय dt। अब देखो पाई से ये पाई खत्म, आर से स्क्वायर खत्म, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या है, e इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड, बहुत जरूरी है, ये फॉर्मूला ही याद होना चाहिए आपको। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड e बराबर हो गया r अपॉन 2 पाई से पाई कैंसिल, r अपॉन 2 इंटू dv बाय dt। अब ये सबको याद रखना है, लेकिन ये कब वैलिड है, ये r क्या है, इसकी रेडियस, ये r क्या है, इसकी रेडियस, ये तभी वैलिड है पूरे में मैग्नेटिक फील्ड है, यहां सब जगह मैग्नेटिक फील्ड है, क्लियर, तभी ये वैलिड है। तो इतनी बात तो हमें ध्यान रखनी है। अब इसी में पहले एक केस और कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि पोटेंशियल क्यों डिफाइन नहीं है यहाँ पे, या और ये नॉन कंजर्वेटिव क्यों है, ये दोनों बातें बताते हैं, ठीक। तो पहले तो ये नोट कर लो, सबसे पहली बात, क्लियर। अच्छा अब देखो, इसको मिटाते हैं, चलिए बेटा, अब मैं सेकंड केस में मान रहा हूं कि इसी में बना दे रहे थे, ठीक, देखना समझ जाओगे। मैंने सेकंड केस में माना कि ये लूप है जिसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, लेकिन फील्ड जो है वो सिर्फ इतने सर्कल में है, सिर्फ इतने पार्ट में ही मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। ये इसका सेंटर, कितने पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड है, स्मॉल आर पार्ट में, स्मॉल आर रेडियस में सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा कहां, अंदर की तरफ। तो अभी भी यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ अभी भी आएगा, क्योंकि इस एरिया से, इस लूप के एरिया से, जो इस लूप ने जो एरिया अंदर एनक्लोज किया है उसके कुछ पार्ट से तो मैग्नेटिक फील्ड है और वो वेरिएबल है, तो फ्लक्स तो चेंज हो रहा है इस लूप से, तो फिर अभी भी इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आना चाहिए। तो अब कितना होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो देखो बिल्कुल ऐसे ही, इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल, ये चार्ज को चलाना है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, बिल्कुल ऐसा ही जैसे पहले बनाया था, क्योंकि अभी भी फील्ड अंदर है और बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही आएगा, टेंजेंशियल, ठीक। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E, ऐसा E, ऐसा E, टेंजेंशियल है कि मैंने थोड़ा सा वैसा सर्कुलर ऐसा बना दिया, ठीक, यहाँ पे ऐसा E, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी होगा। तो कितना होगा, फॉर्मूला तो यही लगेगा, लेकिन इसमें देखो इंटीग्रेशन E डॉट डीएल बराबर a इंटू डीवी बाई डी। अब इस फॉर्मूले को क्लियरली यूज करते हैं हम लोग, तो देखो ऐसे यूज करते हैं, इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल, ई कहां, यहां ई, और डीएल भी यहीं पे, याद है डीएल भी यहीं पे होता है, तो ई इंटू
E इंटू ये तो यही आएगा यार 2 पाई कैपिटल आर, क्योंकि ये dl का वैल्यू इंटीग्रेशन dl करोगे तो 2 पाई कैपिटल आर ही आएगा ना, और बराबर a। अब यहाँ a कौन सा है, ये तो फ्लक्स वाला है, देखो फाई बराबर ba, तो a तो ये वाला आएगा क्योंकि यही तो फील्ड है, तो यहां आ जाएगा a की वैल्यू पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू dv बाय dt। तो अभी इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा E बराबर पाई से ये पाई खत्म, आर स्क्वायर अपॉन 2r इंटू dv बाय dt। अब ये अगर भूल गए तो सब गड़बड़ हो जाएगी। ये है क्या, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। तो ये हमारा फर्स्ट केस था और ये हमारा सेकंड केस है जब पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, इतने में हो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो सबसे पहले तो इतना नोट करिए आप लोग। अब मैं आपको आगे बढ़ाते हैं हम इसको, ठीक। तो पहले ध्यान रखना कि ये दो फॉर्मूले हमें डायरेक्टली याद होने चाहिए, ये और वो। तो मैं यहां लिख देता हूं इसको, E बराबर है एक तो कितना R बाई 2 dB बाई dt, और एक है इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर बाई 2r इंटू dB बाई dt, ठीक। ये हमें दोनों याद होने चाहिए फॉर्मूले। चलो अब हम इसी को आगे और सीखते हैं। इसमें क्या बताते हैं हम इसमें आपको कि ये नॉन कंजर्वेटिव क्यों है। तो नोट में लिखना है इसको, नोट नंबर 1। तो देखो यही फिर से बना लेते हैं। अभी हमने सीख लिया है कि यहां मैग्नेटिक फील्ड था, अब वो पूरे में है कि आधे में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, देखो ये टेंजेंशियल है ना, यहां टेंजेंशियल, यहां टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। अब ये सेंटर है इसका। अब बेटा नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव में डिफरेंस क्या है। तो कंजर्वेटिव क्या होता है, कंजर्वेटिव में होता क्या है, एक लूप में ये पॉइंट ए है, मैं इस सामने वाले पॉइंट को बोलता हूं बी, ए से पूरा घुमा के ए तक लेके आओ, किसको, किसी चार्ज को। तो किसी चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क होगा पूरे लूप में, अगर वो 0 हो जाए तो कंजर्वेटिव और ना हो तो नॉन कंजर्वेटिव। अब देखो चलो मैंने यहां पे एक चार्ज रखा प्लस क्यू और इस पे फोर्स दे, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ये है तो फोर्स भी यही लगेगा, मतलब कि डीएफ बराबर जो होगा वो हो जाएगा Q इंटू ई, Q इंटू ई फोर्स, एफ बराबर इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा QE। अब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कराओ dr, तो वर्क कितना होगा F इंटू dr, मतलब QE इंटू dr, और पॉजिटिव होगा। अच्छा फिर आगे लेके आओ यहां से थोड़ा सा dr, तो फिर से देखो फोर्स तो यही लगेगा उस पे, तो dr और फोर्स अभी भी एक ही डायरेक्शन में है, तो फोर्स इंटू dr, ठीक। टोटल सब पॉजिटिव वर्क हो रहे हैं, स्मॉल वर्क देखो इसमें dw हर जगह dr और फोर्स एक दूसरे के पैरेलल ही है, थीटा बराबर 0 है, तो सारे वर्क यहां से यहां तक के ऐड होंगे। तो देखो स्मॉल वर्क टू मूव Q इन डिस्प्लेसमेंट, अच्छा स्मॉल वर्क बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ध्यान रखना, स्मॉल वर्क बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टू मूव Q इन डिस्प्लेसमेंट कितना dr, और टेंजेंशियली तो हम मूव ही करवा रहे हैं यार, सर्कल में मूव करा रहे हैं तो टेंजेंशियली चलना पड़ेगा। तो dw बराबर क्या होगा, f डॉट dr बराबर f dr cos 0 बराबर f की वैल्यू q इंटू ई और इंटू dr, सही है, cos 0 1। तो टोटल वर्क टू मूव इन सर्कल मतलब क्लोज्ड लूप, तो ये W बराबर, यार सारे वर्क सेम है, dw सब सेम है, तो क्या करो इंटीग्रेशन dw, तो इंटीग्रेशन dw में q और e तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन क्या बचेगा dr, तो q इंटू ई इंटू इंटीग्रेशन dr क्या होगा 2 पाई कैपिटल R, ये कैपिटल R रेडियस है तो 2 पाई कैपिटल R हो जाएगा। तो ये तो वर्क 0 नहीं आया, इज नॉट इक्वल टू 0। देखो ये टोटल वर्क टू मूव Q चार्ज इन अ सर्कल इज नॉट 0, दैट्स व्हाई ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो
नॉन कंजर्वेटिव है। क्लियर? दूसरी बात, आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में जो मैंने बताया था, कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कभी क्लोज्ड लूप नहीं होता था। ये लिख लेना, ये पूरा कभी वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो था पहले पढ़ चुके हैं, वो कभी क्लोज्ड लूप नहीं बनाता था। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कभी पॉजिटिव पे ही टर्मिनेट नहीं होती थी, है ना? या तो वो इन्फिनिटी पे चली जाती थी या माइनस क्यू पे टर्मिनेट हो जाती, तो क्लोज्ड कहां हुआ? जबकि इसका देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से शुरू हुआ, यहीं पे देखो यहां पे खत्म हो गया, यहां से चल के और यहीं आ गया, खत्म नहीं हो गया, यहां से चल के और फिर यहीं तक आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये मतलब क्लोज्ड लूप बनाती हैं कंजर्वेटिव। ये नॉन कंजर्वेटिव जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज्ड लूप बनाती है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये मैंने प्रूव कर दिया। अब हमें प्रूव करना है कि आप किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर सकते। कैसे देखते हैं? तो पहले तो ये लिख लेना है, ठीक? नोट अगला लिखना, इन क्या लिखोगे अगला नोट में? इन नॉन कंजर्वेटिव या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वी कैन नॉट डिफाइन पोटेंशियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। वो कैसे देखते हैं। तो बेटा देखो, ये है सर्कुलर लूप, यहां ये मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, क्लियर? और ये मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर की तरफ है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है, dp बाई dt पॉजिटिव है। तो यहां पे एक पॉइंट मैंने फिर से लिया A, और यहां सामने एक पॉइंट लिया B। इस B का पोटेंशियल मैंने बोला BB, और A का पोटेंशियल मैंने बोला BA। यार अभी तो मैंने बोला था कि हम किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल लिख नहीं सकते, मैंने तो लिख दिया। तो मैं यही अब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूं कि मैंने जो पोटेंशियल लिख लिया है ये मैं नहीं लिख सकता। कैसे नहीं लिख सकता? प्रूफ करता हूं। तो देखो, पहले तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होती है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अभी निकाल चुके हैं, है ना? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, टेंजेंशियल होती है, टेंजेंशियल, है ना? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलो, अब हमें पता है कि इफ वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। इफ वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। बहुत बिल्कुल सही बात है। तो चलो हम A से चलते हैं ऐसे, कहां तक? B तक। देखते हैं पोटेंशियल डिक्रीज होगा कि नहीं। तो A टू B मूव करते हैं, A से B। तो देखो, A से जब तुम B की तरफ जा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हो, देखो, है ना? इसका मतलब B का पोटेंशियल डिक्रीज होगा। सो A टू B, मतलब A टू B चल रहे हैं, तो मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो पोटेंशियल डिक्रीजेस। अब पोटेंशियल डिक्रीजेस तो फिर BB लेस देन VA। क्लियर है? चलो, A से B पे चले तो हमने सीखा कि B का पोटेंशियल कम है और A का ज्यादा है। चलो अब B से चलते हैं ऐसे A पे। तो अगर B से A पे चले तो यार अभी भी तो हम पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं। देखो, अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं। इसका मतलब यहां से अगर तुम यहां जाओगे तो अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में चल रहे हो, इसका मतलब ये कम होगा, है ना? तो लिखना है इसमें, इफ वी मूव फ्रॉम B टू A then still moving in the direction of electric field, so VA less than VB, so VA less than VB। यार ये तो गड़बड़ हो गई, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसका मतलब वी कैन नॉट डिफाइन पोटेंशियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन नॉन कंजर्वेटिव या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या डिफाइन कर सकते हैं? सिर्फ ईएमएफ, ठीक? सिर्फ ईएमएफ डिफाइन कर सकते हो आप। देखो, इस पूरे लूप में ईएमएफ, तो इतने पार्ट में अभी निकाला था ईएमएफ E डॉट dl, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dl। देखो अभी लिखा था इसके पहले E डॉट dl, E डॉट dl, E डॉट dl, E डॉट dl। तो पूरे टोटल ईएमएफ, टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ इंटीग्रेशन E डॉट dl, वही मैंने प्रूफ किया था, ठीक? और वो E को बाहर कर लिया था, इनटू dl का डॉट कर दिया था 2 पाई कैपिटल R। और ये था इंड्यूस्ड, जो फैराडेज लॉ जो हमें बताता है इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए, क्या? माइनस डी फाई बाई डी टी, फाई की जगह बी ए, बी को अंदर रहने दिया, ए को बाहर कर लिया, तो माइनस ए इंटू डीबी बाई डी टी। ओके, और ए वो एरिया था जितने एरिया में फील्ड वेरी कर रहा है। ओके, तो इस तरीके से ये हमें पोटेंशियल कैन नॉट बी डिफाइंड हो गया, ठीक? अब
देखो अभी हमने जो क्वेश्चंस दिए हैं, जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के, है ना, वही हम यहाँ पर एक क्वेश्चन में और देखना चाहते हैं कैसे करेंगे। ठीक, तो अभी हमने क्या किया था, एक सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड यहाँ था सर्कल में, ठीक, और यहीं पे सर्कुलर लूप था, ये लूप रखा था, इसी लूप में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, सीख लिया हमने, है ना। दो केस थे, जब पूरे में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड हो और वो वेरी कर रहा हो, और एक बार कुछ छोटे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड हो वो वेरी कर रहा हो, और इस लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। ये देखो दो केस आए थे, ठीक है, ये सबको याद होंगे। अब देखो इसी में क्वेश्चन बनाते हैं। मान लिया मैंने इस सर्कुलर रीजन में, ये सर्कुलर रीजन है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कितना B है, और उसका जो रेट ऑफ चेंज है वो है dV बाई dt, dV बाई dt इज गिवन, ये दिया है हमें, मान लो dV बाई dt है और पॉजिटिव है, मतलब कि जो अंदर फील्ड है वो बढ़ रहा है, ठीक, ये भी दिया है। अब देखो कह रहा है कि इसमें दिया है ये ट्राइंगल दिया है, मतलब ये ट्राइंगल जो है, इस ट्राइंगल में कह रहा है कि इस ट्राइंगल में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, जबकि ये देखो OA क्या है, रेडियस, OB क्या है, रेडियस, और ये लेंथ AB जो है वो L दिया है। कह रहा है कि अब बताओ इस ट्राइंगल में क्या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, तो चलो देखते हैं। तो इंड्यूस्ड EMF अगर वो पूछे, मान लो पूछे इस ट्राइंगल में इंड्यूस्ड EMF बताओ, ये तो बहुत सिंपल है, माइनस डी फाइव बाई डी टी, खत्म। माइनस डी फाइव बाई डी टी में फाइव की जगह बी ए रख दो, बी को अंदर रहने दो, ए को बाहर कर लो, तो ए क्या आ जाएगा, ये ट्राइंगल का एरिया, क्योंकि इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछ रहा है तो इसी का एरिया आएगा ना, कोई खत्म हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ तो आ जाएगा, लेकिन वो कह रहा है कि इस ट्राइंगल में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो चलो देखते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा। तो सबसे पहले OA और OB ये जो पार्ट्स हैं, देखो ये रेडियल पार्ट्स हैं, कैसे हैं, रेडियल, इनमें निकालते हैं क्या, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो देखते हैं, तो समझना बहुत ध्यान से। सबसे पहले तो हम सर्कुलर पार्ट्स में क्या निकाल चुके हैं, हम सर्कुलर पार्ट्स में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख चुके हैं। देखो ये था, है ना, तो यहां पे मैं अलग से बना रहा हूं पहले OA पार्ट के लिए, OA और OB पार्ट के लिए, तो ये है OA और ये है OB। अब सुनना ध्यान से, मान लो वो हमसे कहे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो यहां से इतना, ये रेडियस हो गई स्मॉल r, और इसका क्या बनाओ, सर्कल, क्योंकि हमें पता है सर्कल में इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल होता है और सेम होता है ना, और कैसा होता है, सेम होता है। तो मैंने क्या किया, ये हमने बना लिया सर्कल, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है हमें, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कहां होगा, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, सर्कल पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होता है, टेंजेंशियल, और फील्ड अंदर है, वेरी इंक्रीज हो रहा है, फील्ड अंदर है और इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आएगी। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया E1। अच्छा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो कैसे निकालोगे, कुछ नहीं, ऐसे ऐसे यहां पे भी होता था, इस वाले में भी देख लेते हैं साथ में। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा क्या, ये भी E1 होगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स इसी सर्कल पे लाई कर रहे हैं, और सर्कल पे हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ये था R/2 इंटू dV बाय dt, क्लियर, R/2 इंटू dV बाय dt। चलो अब एक काम करते हैं, यहां पे देखते हैं, तो यहां इस पॉइंट के लिए फिर से यहां सेंटर से ये अलग रेडियस होगी, उसका सर्कल बना दो, ठीक, ऐसे। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी कुछ E2, और यहां पे बिल्कुल E2 आएगी। एक्चुअली में इस सर्कल के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 ही होगी, और इस अंदर वाले सर्कल के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ही होगी, क्योंकि सारे पॉइंट सिमेट्रिक हैं, क्लियर, ओके। अब बेटा ये बताओ, मतलब यहां हर पॉइंट पे हम निकाल सकते हैं, इसके सारे पॉइंट्स पे निकाल सकते हो, लेकिन आएगी कहां, टेंजेंशियली आएगी, कैसी, है ना, यही तो आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, और ये आगे बढ़ने पे डिक्रीज होती है, क्योंकि देखो R/2 मतलब रेडियस जो है यहां
चेंज होगी, रेडियस चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदलेगी। क्लियर? तो जैसी भी हो इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाटएवर, बढ़े या घटे हमें मतलब नहीं है उससे, अभी बाद में देख लेंगे। वेरिएशन हमें पता है कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला ही पता है हमें पूरा। तो यहां हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है। तो बताओ ओ से लेके ए तक, ओ से ए में और ओ से बी में, हर जगह आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड OA और OB के देखो OA के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और OB के भी परपेंडिकुलर है ना। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के जब परपेंडिकुलर, देखो O से A में हमें चाहिए इंड्यूस्ड EMF, O से A में इंड्यूस्ड EMF चाहिए हमें, तो समझना ध्यान से। O से A में इंड्यूस्ड EMF, तो इंड्यूस्ड EMF इन पार्ट OA एंड OB, ये हो जाएगा इंड्यूस्ड EMF। क्या होता है? इंटीग्रेशन E इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dl, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dl या डॉट dr। तो अब तुम देखो O से A तक जाओगे तो ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, तो डॉट dl, इलेक्ट्रिक फील्ड और dl के बीच का एंगल करना है 90 डिग्री। तो यहां पे इंटीग्रेशन E डॉट, या ऐसे लिख दो इसको, E dl cos 90 बन रहा है, मतलब 0। ठीक? और सीधी बात है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलोगे तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चल रहे हो तुम, पोटेंशियल डिफरेंस कहां से आएगा? तो अब एक रूल बनाओ, क्या? जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड में रेडियली चल रहे हो तो उस पार्ट में इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होगा, ये सबको ध्यान रखना है। अब इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ 0, मतलब यहां बैटरी बनाओगे तो वो 0 ईएमएफ की बनेगी, यहां बैटरी बनाओगे तो 0 ईएमएफ की बनेगी। तो फिर ईएमएफ है किसमें? AB पार्ट में है ईएमएफ। ईएमएफ किसमें है? AB पार्ट में है। अब देखना ध्यान से, AB पार्ट में कितना है ये निकालते हैं। AB पार्ट में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है ये हम लोग निकालेंगे। तो समझो अब इसको ध्यान से। सबसे पहले तो इस पूरे ट्राइंगल में बताओ, OAB पूरे ट्राइंगल में, तो टोटल ईएमएफ इन ट्राइंगल OAB, तो मैं मान लेता हूं E, तो E बराबर फैराडेज लॉ माइनस d∅dt, मैग्नीट्यूड चाहिए हमें इसलिए सीधा d∅dt बराबर d, अंदर बचेगा A बाय dt, फाइ बराबर BA, तो B तो आ जाएगा, सॉरी A आ जाएगा बाहर और अंदर बचेगा dB बाय dt। अब A कितना है? तो इसका एरिया, इसी का तो एरिया लोगे ना, तो इसका एरिया कितना है? ट्राइंगल का एरिया, तो यहां से डाल दो एक परपेंडिकुलर। ठीक? और ये एंगल हमें दिया है, ये एंगल भी दिया है, कह रहा है थीटा एंगल है, तो ये भी थीटा होगा। तो अब इस ट्राइंगल का एरिया, तो देखो इस किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस है L और हाइट है ये, और ये कितना है देखो R, तो ये थीटा एंगल पे ये हो जाएगा R cos थीटा। ठीक? तो यहां आ जाएगा A की वैल्यू 1/2, बेस है L इंटू हाइट है R cos थीटा, और इंटू dB बाय dt। ये हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ इन OAB, इन OAB। लेकिन हमने देखा OA और OB में तो है ही नहीं, तो फिर AB में कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ है? तो EOAB बराबर देखो EOA प्लस EAB प्लस EOB, OA, AB और OB तीनों को ऐड करोगे तो टोटल ईएमएफ आ जाएगा। तो लेकिन ये वाला हमने निकाल लिया है, कितना है? RL cos थीटा बाई 2 इंटू dB बाय dt बराबर EOA क्या है 0 प्लस EAB, यही तो हमें निकालना है, और प्लस ये क्या है 0। तो देखो ये आ गया हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ, किसमें? इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। क्लियर? अब समझो अब ध्यान से, ये तो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाला हमने, अब कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां पे अगर तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, इस पॉइंट पे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये तो हम कर चुके हैं। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करो, ये सर्कल बनाया तुमने, इस सर्कल से इंड्यूस्ड ईएमएफ, चलो पहले तो ये मैं मिटा देता हूं इसको, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, अब समझना ध्यान से। मुझे क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड और निकालना है। अब देखो ये मैं लिखा रहने दे रहा हूं,
क्योंकि ये हमारा रिजल्ट है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक। चलो हाँ, ये मैं मिटा देता हूं। अब देखिए ध्यान से, अगर मुझसे पूछता है वो बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना है, ये है, अगर वो मुझसे पूछता है ये जो ट्राइंगल था, ये वाला ट्राइंगल ओ ए बी, वो अगर यहां पे हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, इलेक्ट्रिक फील्ड मैं 1 मिनट में निकाल दूंगा। क्या करूंगा, इसको बोल दूंगा x, ये x होगा, ये तो यही होगा ना, और इससे जाने वाला सर्कल बनाऊंगा, ठीक। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ये E होगी, इस सर्कल पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड E सेम होगी, ऐसे है ना। अब मैं क्या करूंगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो इस पॉइंट पे निकालना है, P पॉइंट पे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन E डॉट dl, तो E dl cos 0 ही होगा हर जगह, क्योंकि dl भी और E भी दोनों टेंजेंशियल है, बराबर क्या होता है a इंटू dv बाई dt, तो a इंटू dv बाई dt, E की जगह पे E बाहर कर लूंगा, इंटीग्रेशन dl हो जाएगा 2 पाई x, ठीक, इंटीग्रेशन 2 पाई x, ये dl की वैल्यू हो जाएगी, इंटीग्रेशन dl बराबर a की वैल्यू पाई x स्क्वायर, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए मुझे, तो यही वाला तो एरिया लोगे इसके अंदर वाला, तो बराबर पाई x स्क्वायर इंटू dv बाय dt, पाई से पाई खत्म, E बराबर हो गया देखो x बाई 2 इंटू dv बाई dt, यही मैंने निकाला था अभी, देखो ये है, ठीक, समझ गए ना। चलो तो यहां किसी भी जगह पे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो हम निकाल लेंगे, ठीक। तो यहां हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, लेकिन इस पूरे O से A में ईएमएफ नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है। तो चलोगे तो E डॉट dl, ईएमएफ क्या होता है, इंटीग्रेशन E डॉट dl, तो वो 0 आएगा, समझ गया ना। तो यहां ईएमएफ नहीं है, यहां ईएमएफ नहीं है, ईएमएफ इसमें है, और कैसे निकाला हमने ये नहीं बताया आपको, ठीक। तो अब मुझे क्या करना है, ये बिठा देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, यहां यहां हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब कह रहा है कि इसमें, इस वाले रॉड में इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, बता दे रहे। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के, अगर वो मुझसे पूछे यहां बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे मैं तुरंत बता दूंगा, इस पॉइंट पे पूछे बता दूंगा, क्योंकि यहां दोनों ही सेम होंगे, क्योंकि यहां पे भी देखो इस पॉइंट पे ये सर्कल ही तो बनेगा, जैसे यहां इसके लिए सर्कल बनाया तुमने वैसे यहां के लिए सर्कल बना दोगे। तो अब मैं ये मिटा रहा हूं, आप देखो ध्यान से, ये O, ये रेडियस है R, ये भी रेडियस ही है, कितनी R, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए हमें, तो चलो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड E, अब मैं डायरेक्ट लिखा हूं, यहां पे E बराबर EA या EB दोनों सेम होंगे, कितना होगा पूरा, यहां रेडियस कितनी है R, तो वो ही आ जाएगा R/2 इंटू dp बाई dt, अभी निकाल के भी बताया है मैंने, है ना। तो ये तो हो गया EA या EB दोनों हो गए। अब ध्यान दो, अगर मुझसे कहे इस पॉइंट पे बताओ कहां, चलो मैं इस पॉइंट पे निकालता हूं, यहां किसी जनरल पॉइंट पे मुझसे कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, यहां पे ये मैं मिटा दूं उसको, ठीक है, कह रहा है कि यहां पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे बताएं, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे ही बता सकते हैं। देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, देखो ये सेंटर है और ये लाइन आ रही है ऐसी, ये तो रेडियस हो जाएगी, है ना, ये रेडियस हो जाएगी, इसका मुझे नहीं पता कितना है ये, जो भी हो इसको मैं x मान लेता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कहां, तो इस x को, इस सेंटर और ये पॉइंट को x रेडियस का सर्कल बना दो यहां से, तो ऐसा कुछ जाएगा सर्कल, ठीक, ऐसा छोटा होगा ना सर्कल, ये ऐसे जाएगा सर्कल, ठीक, समझ गया ना। तो उस सर्कल पे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, टेंजेंशियल, किसी भी पॉइंट पे अगर निकालना है तो सर्कल बनाओ, उस पॉइंट सेंटर इसको मान के उस पॉइंट से सर्कल बनाओ, रेडियस जे मान लो, ले लो, और उस पे टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये E, ठीक। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना है, ये कितना होगा, तो चलो एक काम करते हैं, अब देखो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब बेटा ये वाला एंगल जो है, देखो ये वाला, ये मान लो थीटा, ठीक, ये थीटा मान लेते हैं। अब ये वाला जो एंगल है
ये मतलब बिल्कुल जितनी लाइन यहाँ पे गई है ना ये थीटा एंगल पे, वैसे ही यहाँ पे भी एक थीटा एंगल पे लाइन बना दो, बना लिया। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बिल्कुल सिमेट्रिक है दोनों में, ठीक। थोड़ा और अच्छे से यहाँ पे आएगा ऐसा, ठीक। ये पॉइंट देखो, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, समझ गए ना। अब समझो ध्यान से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, कितना सरल है। जैसे अभी यहाँ पे निकाला वैसे ही, तो इसके लिए क्या करो, यहां से सर्कल बना दो, यहां से एक सर्कल बना दो जो इससे होके जाएगा ऐसा, ठीक, ऐसा कुछ, ठीक है। ये चला गया सर्कल, ठीक। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है E, तो इस E को हम कैसे निकालेंगे देखना। तो पहले तो ये सर्कल बना हमारा, तो E डॉट dl कर सकते हैं, E डॉट dl कर सकते हैं, और E डॉट dl हमें देगा क्या, E डॉट dl मतलब यहाँ dl पूरा इंटीग्रेशन, उसका इंटीग्रेशन E डॉट dl, ये तो होता है इंटीग्रेशन E डॉट dl बराबर वही फैराडेज लॉ, मतलब A इंटू डीवी बाई डी टी, A इंटू डीवी बाई डी टी। तो क्या आ जाएगा, E इंटू dl हो जाएगा 2πx, ये x रेडियस है ना, तो इसका dl पूरा सरकमफ्रेंस कितना आएगा 2πx, तो 2πx बराबर a πx स्क्वायर इनटू dv बाई dt। देखो बिल्कुल वही तो आ गया, सेम। मतलब किसी भी पॉइंट पे आपको अगर क्या निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट को, उस पॉइंट से होकर जाने वाला और सेंटर इसको मान के एक सर्कल बनाएंगे, और बिल्कुल वही काम जो हम हमेशा करते हैं। तो E की वैल्यू वही आ जाएगी, देखो क्या, x बाई 2 dv बाई dt। जैसे यहां पे क्या आया था r के लिए, इस पॉइंट पे r बाई 2 dv बाई dt। तो आई थिंक ये बहुत ही सरल काम है और सभी लोग इसको कर सकते हैं, ठीक। देखो अभी मैंने इस पॉइंट पे क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, ठीक है। ये सब लोग समझ गए होंगे इतना। अब हम एक विशेष बात सीखने जा रहे हैं, बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट बात। वो क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। तो मुझसे ये बोल रहा है, वो मुझसे क्या बोल रहा है, देखना ध्यान से। इसको मैं फिर से मिटा रहा हूं, ये जनरल था, आप आई थिंक सब लोग समझ गए होंगे। अब मैं, मुझे क्या पूछ रहा है, देखना ध्यान से। फाइनल हो गया सर। अब देखो इसी सर्कल को मैं फिर से बनाता हूं, यही पॉइंट्स पूरा वही बना रहा हूं फिर से। ये सेंटर है इसका, और ये सेंटर O है, इसको मैंने यहां से मिला दिया, ये हो गया R था, ये B है, यहाँ ये A है और ये B है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखो, ठीक। अच्छा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आई थी, ये आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड E, कितनी आई थी। अच्छा एक बात और, ये एंगल मैं मान रहा हूं थीटा, ये भी होगा थीटा, मान लिया मैंने ऐसे। तो ये E है, कितना आया था, ये E तो आया था, वो देखो R बाई 2 लिखा हुआ है dv बाई dt, ठीक, ओके। अब देखो, अगर मुझसे कहे कि इस पॉइंट पे बताओ, ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये मिड पॉइंट है A और B का है। अब मिड पॉइंट है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कहां होगी, पहले डायरेक्शन बताओ, यही तो सीखना था। तो क्या करते हैं, मैंने क्या बोला था, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तुरंत इसको सेंटर मान के उस पॉइंट से होके जाने वाला एक सर्कल बना दो। तो अगर तुम सर्कल इस पॉइंट से जाओ बनाओगे तो बिल्कुल ऐसा आएगा, ये है ना। और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कल पे टेंजेंशियल होती है। देखो यहाँ पे इस सर्कल पे टेंजेंशियल थी, तो यहाँ पे भी टेंजेंशियल, तो वो यही तो आएगा, वो टेंजेंशियल तो यहाँ आएगा ना E। इसको मैं E नॉट बोलता हूं, ठीक है, E नॉट। ये वाला E बोल दिया तो ये E हो गया, E नॉट हो गया। ये E नॉट की विशेषता क्या है, विशेषता ये है E नॉट की कि ये E नॉट रॉड के अलोंग है, AB के अलोंग है, यही विशेष बात है। अब समझो, तो ये E नॉट कितना होगा, अगर मुझसे ये पूछे कोई, बता दूंगा। देखो ये R है, तो ये कितना होगा, ये रेडियस होगी इस पॉइंट के लिए, देखो ये रेडियस होगी इतनी, तो ये होगा R cos थीटा। तो फिर यहां पर E नॉट कितना आएगा, तो देखना इलेक्ट्रिक, ये मैं मिटा दूंगा, ये वाला पूरा, इसका तो कोई काम है नहीं, ये तो समझाने के लिए बताया था मैंने। अब देखो
ये हो गया। अब ई नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, तो ई नॉट की वैल्यू होगी, ई नॉट की यहां पे ई नॉट की वैल्यू होगी यही पूरा आर बाई 2, तो आर नहीं, आर कॉस थीटा बाई 2, आर की जगह पे आर कॉस थीटा आ गया, तो आर कॉस थीटा बाई 2 इंटू डीवी बाय dt, यही तो आएगा ई नॉट। चलो, तो ये ई नॉट कहां है, अलोंग द रॉड, अलोंग द रॉड, क्लियर। अच्छा, रॉड का ए पॉइंट जो था उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां थी, ये थी, लेकिन क्या ये अलोंग द रॉड है, नहीं है। तो मैं ये चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो ईए है, ईए इसका अलोंग द रॉड कंपोनेंट कितना आएगा, तो इसका ईए का अलोंग द रॉड, और एक आएगा ऑफ कोर्स, एक अलोंग द रॉड, दूसरा परपेंडिकुलर टू रॉड, ठीक। तो अलोंग द रॉड कंपोनेंट कितना आएगा, तो इसको मैं बोल देता हूं ई एक्स, और ये हो जाएगा ई वाई। मुझे निकालना क्या है, ई एक्स, मतलब कंपोनेंट ऑफ ईए अलोंग द रॉड, और ये है क्या, ई एक्स। तो ये कैसे निकालें हम, तो चलो देख लेते हैं। ई एक्स बराबर हो जाएगा ईए का, अब देखो ये थीटा है, ये थीटा है, ये क्या है 90 डिग्री है, तो ये वाला 90 माइनस थीटा होगा, तो फिर ये एंगल थीटा होगा। तो ईए का कॉस थीटा कंपोनेंट आएगा, मतलब ईए कॉस थीटा। चलो, तो फिर ई एक्स बराबर क्या आ गया, ईए कितना है, ईए तो ये लिखा है आर बाई 2 डीबी बाई dt और इनटू ये कॉस थीटा, ठीक। देखो ये आया, तो ये मैंने इसको माना फर्स्ट इक्वेशन और इसको मैंने माना सेकंड इक्वेशन। जरा गौर करो, इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का अलोंग द रॉड कंपोनेंट, और इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो अलोंग द रॉड ही है, या आप किसी भी पॉइंट पर निकाल लो, चाहे जिस पॉइंट पर निकाल लो, एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे क्या निकालो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अभी बनाया था, यहां ऐसे बनाओगे और सर्कल बनाओगे, उसका टेंजेंट बनाओगे, उसका cos थीटा कंपोनेंट वो होगा अलोंग द रॉड, तो वो सब सेम होंगे, और ये इतना होगा। जब एक बता दिया तो दूसरा भी निकाल, जैसे इस पे निकाला तो ऐसे इस पे तुम निकाल के देख लो, यहां से स्मॉल आर का स्मॉल आर मान लो इसको, ये एंगल थीटा मान लो, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगी, है ना, समझ गए। और उसका क्या करो, कंपोनेंट लिखो, तो कितना सिंपल है, कर सकते हो, है ना। तो यहां पर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से सर्कल बनाओगे ये आएगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से सर्कल जो जाएगा ऐसा आएगा, ऐसा आएगा यहां पे, तो ये रेडियस बनाओगे और ये सर्कल बनाओगे, उसके टेंजेंशियल आएगा, ठीक। किसी भी पॉइंट पे यहां से जो लाइन ज्वाइनिंग होती है ना, उसके टेंजेंशियल उसके परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि वो लाइन जो होती है वो सर्कल की रेडियस होती है, तो उस पे परपेंडिकुलर टेंजेंशियल हो जाता है सर्कल पे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और उसका अलोंग द रॉड कंपोनेंट हमेशा सेम होता है, ठीक। और वो निकालने का तरीका क्या है, इसका मतलब अलोंग द रॉड जो कंपोनेंट होंगे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में, देखो इस पॉइंट, इस पूरी रॉड में, इस पूरी रॉड में हर पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा। यहां पे देखो ये टेंजेंशियल है, यहां पे जैसे यहां पे ये टेंजेंशियल है, क्योंकि इसका सर्कल ऐसे बन रहा है, यहां पे पूछे तो ये देखो इसका सर्कल ऐसे बनेगा, तो यहां ऐसे टेंजेंशियल, लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट हमेशा, या इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट सारे सेम होंगे। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी टाइप का लूप रखा हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, ट्राइंगल हो, उसमें रेडियल वाले को छोड़ के, रेडियल वाला इसको छोड़ के, क्योंकि इसमें हर जगह अलग अलग होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, रेडियल वाले को छोड़ के, या अलोंग द रॉड इसमें भी देखो सेम होगा, रेडियल वाले में, इसमें इस रेडियल वाले में हर जगह टेंजेंशियल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अलोंग द रॉड कितना होगा, जीरो, सबका जीरो होगा, क्लियर। तो मैं ये बोल रहा था कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी टाइप का लूप रखा हो, उसमें जो एक स्ट्रेट लाइन होगी, उस लाइन में, उस लाइन के अलोंग, उस लाइन में हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगी,
एंगल बनाएगी अलग अलग, लेकिन उन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के रॉड की डायरेक्शन में कंपोनेंट जो होंगे वो सब सेम होंगे। क्लियर? और हमें जब हम ईएमएफ निकालते हैं तो आपको याद होगा जब हम ईएमएफ निकालते हैं तो ई डॉट डीएल लिखते हैं, मतलब और डीएल कहां है, ये स्ट्रेट रॉड है तो डीएल तो यहीं जाएंगे ना सारे, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां यहां जा रहे हैं, तो उन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का हम ये कंपोनेंट लेंगे ई डॉट डीएल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डीएल की डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना होता है, तो वो हमेशा सेम होगा। तो हम कौन सा पॉइंट एक चूज करके निकाल लें जो परपेंडिकुलर हो। तो देखो इस पूरी रॉड में सबसे सिंपल, मतलब एक ऐसा पॉइंट है इस पूरी रॉड में, एक ऐसा पॉइंट है इस पूरी रॉड में, एक ऐसा पॉइंट है जिस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलोंग द रॉड ही है। बाकी सारे पॉइंट्स पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द रॉड नहीं है, लेकिन उनका कंपोनेंट अलोंग द रॉड आएगा ये। तो कौन सा पॉइंट है इस पूरी रॉड में जिसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही अलोंग द रॉड हो जाए? तो यहां सेंटर से परपेंडिकुलर, ये देखो ये वाला पॉइंट जो है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा का पूरा कहां आया था? ई नॉट, अलोंग द रॉड आया था। तो ये ई नॉट है, बाकी ई जो भी हो E1 E2 E3 उन सब के रॉड के अलोंग कंपोनेंट यही आएगा ई नॉट। तो जब भी हमें इसमें क्या पूछे हमसे, इस वाले पार्ट में ईएमएफ पूछे अब कौन से। अब देखो ये ईएमएफ हम निकाल चुके हैं पहले ही, अब मैं इसी को दूसरे तरीके से कर देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला? इसका यूज करके, है ना, अरे जनरल फॉर्मूला यूज करके, ये वाला देखो जनरल, ये वाला मैंने ड्राइव किया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां 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 हर जगह निकाल दिया। तो इस वाले ए से बी तक में ईएमएफ निकालना है, तो ईएमएफ इन ए बी, तो मैंने अभी तो यूज किया था ये वाला फॉर्मूला, इंड्यूस्ड ईएमएफ फैराडेज लॉ लगा के निकाला था पूरा, और फिर ये देखो ये इक्वेशन लिखी थी हमने यहाँ पे, ठीक। तो ईएबी आ गया था ये। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुका हूं तो ई डॉट डीएल से भी कर सकता हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां, अब ई डॉट डीएल ए से बी के लिए, तो डीएल तो यहां है और इसका ई सबका यहां यहां ऐसे ऐसे एंगल पे जा रहा है, तो हमें तो उनसे मतलब ही नहीं है, हमें तो अलोंग द रॉड कंपोनेंट चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के, और वो सबके सेम है। कितने हैं? ये है या ये ई नॉट है, तो क्या हो जाएगा सीधा ई नॉट इंटू डीएल का पूरा इंटीग्रेशन ई नॉट इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल, यही तो लिखोगे, ठीक। तो ई ए बी बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल में इसको सॉल्व करोगे तो ई डीएल कॉस थीटा आएगा, मतलब ई कॉस थीटा इंटू डीएल, मतलब डीएल 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 लोगे और ई के सारे ये वाले कंपोनेंट लोगे। तो क्या करेंगे, सीधा करो, यही वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू टोटल लेंथ, तो यही वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, वो लिखा है R/2 cos थीटा इंटू dB बाय dt, और इंटू ये वाली पूरी लेंथ कितनी है, अब ये देखो R है, ये R है और ये थीटा है, ये थीटा माना था मैंने, तो ये R का ये क्या होगा डॉट डीएल, नहीं ये वाला L दिया था, ये पूरा लेंथ L दिया था हमें, ठीक। तो यहां पे L हो जाएगा, समझ गए, ये वाला लेंथ तो L दिया था ना, वही तो लिखा था मैंने यहाँ पे L, तो देखो ये वही आ गया ना जो ये भी पहले आया था, d∅dt करके निकाला था मैंने, वही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड से निकाल लिया। तो लेकिन विशेष बात क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें कोई भी स्ट्रेट लाइन हो, कैसी भी स्ट्रेट लाइन हो, उस लाइन में अलोंग द लाइन जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स होंगे, अलग अलग पॉइंट्स के अलोंग द लाइन जो कंपोनेंट्स होंगे वो सब सेम होंगे। और किस पॉइंट से निकाला करो, उस लाइन पे यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया करो, तो यहां से परपेंडिकुलर डालने पे इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो पूरा अलोंग द रॉड होगा ऐसा। ये वाला हमें निकालने का तरीका पता है, ये हो गई हमारी रेडियस, ये हो गई रेडियस और फॉर्मूला है ये, तो x/2 dV/dt, क्लियर। तो ये हमें बहुत जरूरी है ध्यान रखना। देखो अब कह रहा है कि ये एक स्क्वायर लूप है और कह रहा है कि साइड L है, इसकी L साइड है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है B, यूनिफॉर्म है, और रेट ऑफ चेंज है dV/dt, इंक्रीजिंग है, ठीक। तो कह रहा है कि AB BC CD और DA, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें चारों में अलग अलग ईएमएफ बता दो और टोटल ईएमएफ बता दो, बता देंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं AB की, ठीक। तो AB की बात करें अगर हम, तो मैंने क्या बोला था, इसमें ईएमएफ कैसे लिखोगे, तो ईएमएफ इन AB बराबर इंटीग्रेशन E डॉट डीएल, ठीक है। अब ये E क्या है,
तो मैंने बोला था यहाँ हर जगह हर पॉइंट पे ई अलग अलग होगा, इस रॉड के हर पॉइंट पे ई अलग अलग होगा, लेकिन हमें सारे इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब ही नहीं है, हमें तो उनके कंपोनेंट से मतलब है और वो सेम होते हैं। तो यहाँ पे कौन से पॉइंट्स पे निकालना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड? ऐसा पॉइंट जहां पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ही अलोंग द रॉड हो। तो ये कितना है L/2, ये वाला पॉइंट लिया हमने मिड पॉइंट, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा? इस तरफ होगा, है ना। तो ये हो गया E, क्लियर। तो E कैसे में, मतलब यहाँ हमें अलोंग द रॉड ही चाहिए, और एक्चुअली में M पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पूरा अलोंग द रॉड ही है। तो EAB बराबर हो जाएगा कितना? E बाहर आ जाएगा क्योंकि अलोंग द रॉड जो कंपोनेंट है वो हर जगह सेम है, ठीक। तो बराबर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन E cos थीटा इनटू dl, ठीक। तो इंटीग्रेशन E cos थीटा, ये E cos थीटा जो है ना, E cos थीटा E1 E2 E3 E4 ये सब, यहाँ इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे E1 E2 E3 E4, और फिर यहां से अंदर आ जाएगा E5 E6 E7 ऐसे, लेकिन उन सबका ये कंपोनेंट सेम ही होगा और एक ही डायरेक्शन में भी होगा, क्लियर। जैसे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखें यहां आएगा, लेकिन उसका ये कंपोनेंट सेम होगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर आएगा, लेकिन उसका ये कंपोनेंट सेम ही होगा। इस पॉइंट पे देखें इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगा, लेकिन उसका इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट सेम ही होगा, मतलब E cos थीटा सबके सेम होंगे। तो वो तो मैंने लिख दिया E, और इंटीग्रेशन dl वो क्या आएगा? टोटल लेंथ AB, मतलब इसको लिख सकते हो आप E इंटू AB, जहां ये ध्यान रखो कि E क्या है? E हर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका अलोंग द रॉड कंपोनेंट है, ये लिखना है इसमें नोट में। तो EAB बराबर हो जाएगा E इंटू AB की वैल्यू L। अब प्रॉब्लम क्या है? E, तो इसमें कौन सी प्रॉब्लम है? इस पॉइंट पे ये हटा दें सब, इस पॉइंट पे क्या हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना नहीं आता? इस पॉइंट पे अभी सीखा मैंने, इस पॉइंट पे निकालोगे, इसको सर्कल बनाओगे ऐसे, ऐसा सर्कल बनेगा इसका, है ना। और फिर वही फॉर्मूला ये लिखा है देखो, R/2 dV/dt, तो R की जगह पे L/2 हो जाएगा, बट E बराबर, अब डायरेक्ट लिखूंगा मैं, E बराबर R/2, तो L/4, R की वैल्यू L/2 है तो L/4 हो जाएगा, L/4 इंटू dV/dt, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आ जाएगा EAB, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन AB बराबर क्या हो जाएगा? रख दो इसमें, तो L स्क्वायर आ जाएगा, तो L²/4 इंटू dV/dt, ये हो गया, क्लियर। अब AB में आ गया, ऐसे ही BC। अच्छा, अब तुमसे कहे कोई यहाँ पे बैटरी बनाओ, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा क्यों माना तुमसे, तो ये सब हम बता चुके हैं पहले। तो अगर यहाँ पे बैटरी बनाने को बोले तो इतने ईएमएफ की बैटरी यहाँ बना दोगे आप, ठीक, ऐसे बना देना। देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, क्लियर, पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भैया, तो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, क्लियर, समझ में आ गई। अरे करंट ऐसे फ्लो हो रही, इंड्यूस्ड करंट ऐसे फ्लो होगी इसमें, क्योंकि अंदर इसका फील्ड है, यहाँ फील्ड अंदर है और वो बढ़ रहा है, तो करंट ऐसे फ्लो होगी ताकि उसका फील्ड बाहर आए, ये सिखा चुके हैं, ठीक। अब ऐसे इसमें होगा सेम, तो यहां पे भी ऐसी बैटरी बनेगी, यहां पे भी ऐसी बैटरी बनेगी, यहां पे भी ऐसी बैटरी बनेगी, और चारों का ईएमएफ EAB EBC EAC AD सब बराबर होंगे। तो नेट टोटल ईएमएफ, तो टोटल ईएमएफ इन स्क्वायर लूप, तो E बराबर सबको जोड़ दो, मतलब 4 टाइम्स EAB, है ना। इस EAB का 4 टाइम्स, मतलब L² इंटू dV/dt, ये हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ, और होना भी चाहिए, और इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होना भी चाहिए। कैसे? फैराडेज लॉ लगा लो सीधा, मैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के सॉल्व कर रहा हूं पूरा, अब तुम फैराडे लॉ लगा के देख लो, तो इससे ईएमएफ कितना आएगा इन चारों में ईएमएफ आएगा E बराबर -dφ/dt, फाई बराबर B है, A को करोगे बाहर, A की वैल्यू L² इंटू dV/dt, वही तो है ये, समझ गए। तो ये बहुत 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 जरूरी है। मैंने कॉन्सेप्ट क्या यूज किया, नोट मतलब सीखा क्या, कि यहाँ हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलग अलग है, डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन उनके सबके कंपोनेंट अलोंग द रॉड सेम ही हैं। ये विशेष बात है, और इसको आपको नोट में जरूर लिखना चाहिए, ये जरूर नोट में लिख लेना, ठीक, क्योंकि हद से ज्यादा जरूरी है ये। अब
तो इंड्यूस ईएमएफ क्या आया था E इंटू एल, और E की वैल्यू हमने यहां सीखी निकाली। अब मान लो मैं रेक्टेंगुलर लूप ले लूं, मान लो मैंने ये रेक्टेंगुलर लूप ले लिया ऐसा, यहां पूरे में फील्ड है, ठीक है। अब बताओ ये L है, ये B है, और dV बाई dt गिवन है। अब कह रहा है बताओ A B C D, अब क्या इसमें फिर वैसे ही कर दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट से? नहीं, अब गड़बड़ हो जाएगी। फिर देखो ये सेंटर है, तो यहाँ पे जब इस वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो ये वाले पॉइंट का यूज करोगे, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगी E1 मान लो, ठीक। और जब वो इसमें भी सेम होगा, इसमें भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये होगा तुम्हारा B/2, ये भी B/2, और इसमें भी उतना ही आएगा इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो तो सेम है, इवन ही आएगा। लेकिन जब तुम इस वाली लाइन में लिखोगे तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो ऐसा, लेकिन ये E2 होगा क्योंकि ये डिस्टेंस अलग है, ये L/2 है। ऐसे ही इस वाले वायर में भी यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E2 और डिस्टेंस है L/2, तो यहां अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E2 वो अलोंग द रॉड है, और सारे पॉइंट्स पे, इस लाइन के जितने भी पॉइंट्स हैं सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगी, लेकिन उनका ये कंपोनेंट सेम आएगा। और ऐसे यहां पे तो मैं पहले तो E2 और E1 लिख देता हूं, तो E1 बराबर, ये E1 बराबर, कितना सिंपल है यार, अभी बताया था। क्या करते हैं, इसको सेंटर मान के यहां से एक सर्कल बना देते हैं, ऐसा बनेगा, है ना। और फिर इसके लिए क्या करते हैं, यहां सेंटर बना देते हैं, सर्कल ऐसे बना देते हैं, तो क्या आ जाएगा इसके लिए, वो लिखा है R/2, तो R कितना है इसका, B/2, तो B/4 इंटू dV बाई dt, ये हो जाएगा E1, और E2 कितना आ जाएगा, इस वाले पॉइंट पे E2 हो जाएगा L/4 इंटू dV बाई dt। क्लियर। अब इसमें और इसमें EMF सेम होगा, EMF, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, EMF सेम होगा। तो देखो EAB बराबर E, देखो AB में इलेक्ट्रिक फील्ड और CD में इलेक्ट्रिक फील्ड ये सेम होंगे, सॉरी EMF कितने आएंगे, EMF का फॉर्मूला वही अभी लिखा था इसके पहले, इंटीग्रेशन E dl cos थीटा, लेकिन E cos थीटा को बाहर कर लेते हैं और वो ये वाली फील्ड होती है इनटू टोटल लेंथ, तो ये हो जाएगा सीधा E1 इंटू लेंथ कितनी है L, ठीक, और EAD और BC, EBC बराबर इंड्यूस्ड EMF इन BC और AD, ये बराबर होंगे कितने, E2 इंटू B, तो टोटल EMF इन लूप, तो ये हो जाएगा E बराबर 2 टाइम्स ये E1L, 2 है ना ये, तो 2 टाइम्स E1L प्लस 2 टाइम्स E2B बराबर 2 टाइम्स, और E1 E2 की वैल्यू आप खुद रख लेना, ये हो गया, ठीक। तो आई थिंक इस बात को सब लोग 100% समझ गए होंगे। देखो बेटा जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ये एक सोलेनॉइड है, ये इतनी बड़ी सोलेनॉइड दिख रही है आपको, ठीक है, सोलेनॉइड है, ध्यान रखना, ठीक है, ये सोलेनॉइड है और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, यहाँ पे देखो ये टर्न दिख रहा है, ऐसे ही टर्न्स है कई सारे, ठीक, दिखाई नहीं गए वो, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है 20 टर्न्स पर मिलीमीटर, तो मिलीमीटर नहीं मीटर होना चाहिए, तो इसको 10⁻³ ये मीटर हो जाएगा, ठीक, तो 20 इंटू ऊपर ले जाता है 10³ टर्न्स पर मीटर हो जाएगा, तो ये स्मॉल m होता है, याद है। और इसमें सोलेनॉइड में जो करंट फ्लो हो रही है वो I, तो I की वैल्यू देखो 2t है, मतलब I जो है वो वेरिएबल है, टाइम के साथ बढ़ रही है, देखो 2t, क्लियर, तो टाइम के साथ ये करंट इंक्रीज होती जाएगी। अच्छा अब ये करंट फ्लो रही है, इसके अंदर फील्ड आएगा, अब इसके अंदर फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आपको याद होगा कि ये बहुत बड़ी सोलेनॉइड है, बोला है उसने, ये बहुत बड़ी सोलेनॉइड है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है और बाहर क्या होता है, जीरो, याद है ना, मैंने बोला था अंदर कन्फाइंड रहता है इसमें फील्ड, बाहर ऑलमोस्ट जीरो होता है, नेग्लिजिबल होता है, ठीक। तो इसके अंदर फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो इसके लिए सीधी सी बात है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है ऐसे ऐसे, तो कर्ल कर दो राइट हैंड से, तो ये कर्ल किया, देखो थंब यहां आया, तो अंदर पूरे में ऐसी फील्ड है, ऐसी, जबकि अभी हमने पहले क्या सीखा था, यहां अंदर फील्ड थी, याद करो, अंदर फील्ड थी ऐसे और लूप रखा था ये, मतलब लूप का प्लेन ये था और फील्ड ऐसे थी, बिल्कुल वैसा ही यहां पे किया गया, तो फील्ड आ गई ऐसे और यहां पे हमने अंदर एक लूप इमेजिन कर लिया ऐसा, वही बात हो गई है, तो ये लूप यहां मैग्नेटिक फील्ड, अब यही लूप को तुम ऐसे कर दो तो ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए हमें, ठीक, तो ये हो गई, यहां से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही, वो कितनी होगी, तो हम जानते हैं B इनसाइड सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर है ना ये लूप, तो कितना होता है
म्यू नॉट एन आई, तो म्यू नॉट एन की वैल्यू ये लिखी है, आई की वैल्यू 2t, तो फिर इससे हम dv बाई dt निकाल सकते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, dv बाई dt में t खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, ठीक, म्यू नॉट ये है। अब कह रहा है कि इस लूप में जैसे यहां पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो क्या करते थे हम, अगर इसकी रेडियस r है तो फिर अब देखो इसकी रेडियस भी r है, दिया है 0.5 mm, तो कह रहा है इसकी रेडियस 0.5 mm है और इसमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ क्यों होगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, ठीक, dv बाई dt है, तो सीधा फॉर्मूला है, क्या होता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सर्कमफ्रेंस कितना होगा, E बराबर r बाई 2 इंटू dv बाई dt, सॉल्व किया, r की वैल्यू रख दो, बाई 2 dv बाई dt ये लिखा है, खत्म, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब अगर मान लो यहीं पे मैंने ये लूप इमेजिन किया होता सोलेनॉइड के बाहर, ठीक, जबकि फील्ड सिर्फ इतने में कन्फाइंड है, देखो फील्ड यहां है और लूप मैंने बाहर बना लिया, तो अब ये दूसरा केस हो गया, कौन सा, देखो दूसरा केस कौन सा था, जब ये लूप है और फील्ड सिर्फ इतने रीजन में हो, ठीक, तो ये मैंने कैपिटल R बोला था और इसको जहां पे बदल रहा है मैग्नेटिक फील्ड, जितनी जगह में बदल रहा है वो है ये, इतनी जगह में बदल रहा है, देखो ये पूरा लूप बाहर वाला ये आ गया और सोलेनॉइड ये अंदर हो गई उसकी, तो ये वाला सोलेनॉइड वाला पार्ट है, तो ये स्मॉल r की वैल्यू हो जाएगी, देखो 1 mm दिया है, ठीक, तो ये 1 mm हो जाएगा स्मॉल r, और ये कैपिटल R दिया है, यहां से रेडियस दी गई इसकी 3 mm, तो कैपिटल R हो गई 3 mm। अब बताओ यहां पे कितना इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो ये दो फॉर्मूले बताए थे मैंने, पूरे में बदल रहा हो फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और अंदर किसी रीजन में बदल रहा हो, तो यहां इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट पे मान लेते हैं, सर्कमफ्रेंस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही होगा, तो EB बराबर ये है, मान लो B, तो EB बराबर क्या आएगा, फिर वही क्या होता है, ये छोटे वाला रेडियस r स्क्वायर बाई 2 बड़ा वाला रेडियस कैपिटल R, ये था फॉर्मूला याद रखना, और इनटू dv बाई dt, अब ये तुम एक बार देख सकते हो पीछे, तो EB बराबर हो जाएगा r स्क्वायर बाई 2, r स्क्वायर बाई 2, r मतलब ये 1 mm मतलब 10⁻³ का स्क्वायर, तो 10⁻⁶ अपॉन 2 इंटू कैपिटल R बड़ा वाला, तो 3 mm है, तो इंटू 3 इंटू 10⁻³ और इंटू dv बाई dt की वैल्यू देखो ये लिखी है 40 इंटू 10⁻³ और ये म्यू नॉट, अब देखो 10⁻⁻⁶ और 3 बचा और ये खत्म हो गया इससे, और 2 2 जा और 20 हो गया, तो 20/3 आ जाएगा, 20/3 म्यू नॉट की वैल्यू भी चाहो तो रख सकते हो, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होती है, ठीक, इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने कर लिया। देखो बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का और इसके बाद खत्म होगा। क्या कह रहा है, ये एक रिंग है और ये ऐसे रखी है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक, तो ये रिंग रखी हुई है, कह रहा है कि इसका मास जो है m है और ये रिंग नॉन कंडक्टिंग है, कैसी, नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग नहीं है, अब नॉन कंडक्टिंग है तो हमने इस पे चार्ज दे दिया यूनिफॉर्मली, ऐसे ऐसे चार्ज चिपका दिया, और नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है, चार्ज जहां रख देते हैं वहीं रहता है, कंडक्ट नहीं करता, तो मैंने इसके सर्कमफ्रेंस पे यूनिफॉर्मली चार्ज चिपका दिया, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी दे दी, कितनी, लैम्डा, रेडियस इसकी r है, इसका मास m है, क्लियर, और यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, कितनी, B, देखो ये लिखा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, B, इसको किया क्या, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज सडनली स्विच्ड ऑफ, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इसको मैंने dt टाइम में क्या कर दिया, खत्म, ये लो, मतलब अभी फ्लक्स था और अब खत्म हो गया, जीरो हो गया, सडनली स्विच ऑफ कर दिया मैग्नेटिक फील्ड, मतलब फ्लक्स में चेंज हुआ, और फ्लक्स में चेंज हुआ तो फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा यहां, और इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा मतलब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हम लोग सीख चुके हैं, ठीक, तो यहां पर इतनी बात क्लियर है, तो सोचो अब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी तो क्या होगा, मैं बता देता हूं पहले से, ये एक एंगुलर वेलोसिटी गेन कर लेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, मान लेते हैं इसको ओमेगा मिल जाएगा, वो कैसे मिलेगा वो हम सीख रहे हैं, ठीक, तो कह रहा है बताओ इसको कितनी एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी, और वो उसी से घूमता रहेगा, फिर ऐसे ऐसे एक बार मिल गई ओमेगा तो अब एनर्जी कंजर्व रहेगी क्योंकि स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, घूमता रहेगा ऐसे, ठीक, चलो तो अब हम देखते हैं, पहले तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये क्लियर है, क्यों होगी, क्योंकि यहां पर फ्लक्स में चेंज हुआ है, dt टाइम में, मान लो dt टाइम में चेंज हुआ, कोई बात नहीं, अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगी तो वो देख लेते हैं,
तो देखो एकदम से सडनली करंट फ्लो होगी, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, कुछ रेजिस्टेंस होगा तो करंट फ्लो होगी। तो हम देखते हैं कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अब डायरेक्शन भी देखना है तो क्या होगा, सबसे पहले तो फील्ड कहां था, अंदर, अंदर फील्ड था और वो डिक्रीज हो रहा है, जीरो हो रहा है, मतलब डिक्रीज हुआ, तो फिर अंदर ही फील्ड प्रोड्यूस करेगी इसकी करंट, मतलब करंट ऐसे प्लेस होगी ताकि फील्ड अंदर ही आए, क्योंकि अंदर फील्ड थी और वो डिक्रीजिंग थी तो ये सपोर्ट करेगी, तो ये करंट ऐसे फ्लो होगी, मतलब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, चलो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते तो ऐसे आएगा, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक, कितना होगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो हम जानते हैं यार, E बराबर क्या होता है, R बाई 2 इंटू dV बाई dt, तो इसकी रेडियस R दिया है हमें, तो R बाई 2 इंटू dV बाई dt। ठीक, चलो dV कितना है, पहले B था और अब जीरो हो गया, तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ, B, तो यहां पे मैं dV की जगह B लिख दूंगा और dt की जगह dt रहने दो, क्योंकि dt टाइम में ही चेंज हुआ है। क्लियर, चलो तो ये E हो गया। अब सोचो यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज नहीं होगा, जब सोचो पूरे पे चार्ज फैला हुआ है, लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, तो यहां पर मैं एक छोटा सा पार्ट ले लेता हूं dl, इस पे चार्ज कितना होगा, तो इस पे चार्ज होगा dq और वो होगा कितना, लैम्डा इंटू dl। ठीक, तो dq पे देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगा, तो कितना लगेगा, ये df लग जाएगा, कितना, E इंटू dq। ऐसी अगर मैं यहां पे dl ले लेता, देखो यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आती, तो इसमें फोर्स भी ऐसा ही लगता, कितना, इतना ही, E इंटू dq, क्योंकि E तो हर जगह सेम आएगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा dq ले लेता तो यहाँ ऐसे फोर्स लगता df, कितना, इतना ही जो ये लग रहा है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ ले लेता तो ऐसे df लगता। आप देखो इन सारे df का इस सेंटर के अबाउट एक टॉर्क आ रहा है, क्योंकि ये सारे df, देखो ये वाला df ऐसे घुमाएगा, ये वाला df ऐसे घुमाएगा, ये वाला सब एक ही सेंस में घुमा रहे हैं, तो हम एक df का टॉर्क निकाल के उसको इंटीग्रेट कर दें तो टोटल टॉर्क आ जाएगा किसके अबाउट, सेंटर के अबाउट। चलो तो टॉर्क अबाउट सेंटर O, तो पहले तो यहाँ df, चलो d टाउ लिख देते हैं इसको, d टाउ, तो d टाउ बराबर सिंपल है, df जो फोर्स है df और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है r, तो r इनटू df, तो ये d टाउ बराबर r इनटू df की जगह पे देखो ये E इनटू dq, तो ये d टाउ बराबर हो जाएगा r इनटू E की जगह पे ये लिखा है r बाई 2 इनटू dv बाई dt और इनटू dq की जगह पे लैम्डा इनटू dl, लैम्डा इनटू dl। क्लियर, ओके। अब इसका नेट टॉर्क, नेट टॉर्क अबाउट वो ही लिख रहे हैं, तो नेट टॉर्क टाउ बराबर, इंटीग्रेट कर लो इसको, तो बाहर कर लो जो कांस्टेंट्स हैं, तो देखो r स्क्वायर बाई 2 ये बाहर, dv बाई dt, वो तो ठीक है ना, dv कितना है b और dt टाइम है, तो dv बाई dt बाहर, इसमें थोड़ी ना कोई वेरिएबल चीज है, b वेरिएबल था लेकिन जो dv है वो तो फिक्स है ना, b था, जीरो बचा तो dv चेंज हुआ, मतलब b चेंज हुआ, इसकी जगह मैं b लिख दूंगा तो वो कांस्टेंट ही हो गया ना, और इनटू लैम्डा भी बाहर और इनटू इंटीग्रेशन dl बचेगा, और इंटीग्रेशन dl हो जाएगा 2 पाई r, तो ये देखो टाउ बराबर हो जाएगा r स्क्वायर, अभी मैं इसको लिख दूंगा, ठीक है, dv बाई dt बाई 2 इंटू लैम्डा और ये हो जाएगा 2 पाई r। ठीक, तो 2 से ये 2 खत्म, r क्यूब हो गया ये। ठीक, तो ये टाउ बराबर हो गया हमारा, यही लिख देता हूं, r क्यूब इंटू लैम्डा इंटू पाई, मतलब पाई r क्यूब लैम्डा, पाई r क्यूब लैम्डा इंटू dv बाई dt। ठीक, ये टाउ हो गया। अब कितना सिंपल है देखना, हमें पता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम मतलब dl बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन d टाउ, dl by dt, सॉरी यहां देखो dl, वी नो दैट dl by dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम बराबर टाउ, ये ना, ये तो होता है, तो टाउ तो हम निकाल चुके हैं, तो हमें dl बराबर लिखना हो तो dl बराबर टाउ dt। ठीक है, तो dl की जगह पे अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेशन dl, यहां चेंज इन एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, तो पहले था 0 और फिर था l, फाइनली इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तो 0 था ना, घूम ही रहा था, एंगुलर मोमेंटम होता i ओमेगा, तो पहले तो ओमेगा 0 थी, तो 0 टू l बराबर टाउ की वैल्यू इंटीग्रेशन टाउ dt, तो टाउ में ये बाहर कर दो जो भी कांस्टेंट्स हैं, तो ये देखो पाई r क्यूब
पाई आर क्यूब इंटू लेमडा इंटू डीवी बाय डीटी, इंटीग्रेशन चलो अंदर करते हैं, डीवी बाय डीटी इंटू डीटी। तो देखो ये dt क्या है, टोटल टाइम जिसमें चेंज हुआ, और dt ये भी dt इंटीग्रेशन dt वो ही आएगा, मतलब dt खत्म और dv का हो जाएगा b 0 से सॉरी b से 0 मतलब b। तो ये आ जाएगा l बराबर पाई आर क्यूब इंटू लेमडा इंटू ये dv का, dv क्या है, टोटल चेंज, dv मतलब छोटा चेंज और इंटीग्रेशन dv मतलब टोटल चेंज, तो ये भी आ जाएगा। इसमें आई थिंक इतना टेंशन की बात नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो l की जगह पे क्या रख दोगे, मान लो इसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मिल गई फाइनली, तो आई ओमेगा रख दोगे, तो आई ओमेगा बराबर पाई आर क्यूब इंटू लेमडा इंटू बी। आई हमें पता है, ओमेगा हमें निकालना था, तो आई की जगह पे एम आर स्क्वायर वही है ना, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा पाई आर क्यूब इंटू लेमडा इंटू बी अपॉन एम आर स्क्वायर। देखो बेटा आर स्क्वायर से ही खत्म हो जाएगा, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा पाई आर लेमडा इंटू बी अपॉन एम। ये इतनी एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी, और ये ऐसे ही, सॉरी उल्टा बना दिया मैंने, ऐसे मिलेगी, मेरा फोर्स ऐसे लगा, टॉर्क, क्लियर। तो ये 4 चैप्टर इसके साथ खत्म हो गया।